में पता नहीं क्या हुआ था। अच्छा, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू अगेन। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ? रोशनी एक बार चेक करना। ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू सर अगेन। अच्छा, टेक्निकल एनालिसिस में लास्ट वीक नहीं ले पाया था, कुछ आई इन्फेक्शन। ओके, तो बट आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? अगर किसी को याद है, जो कंटिन्यूएशन चल रहा था हम लोगों का, दैट इज़ क्या चल रहा था? कौन बताएगा? विक्रांत, क्या टॉपिक लास्ट वीक डिस्कस हुआ था? मतलब प्रीवियस जो क्लास हुआ था, याद है क्या किसी को भी? अनिमेश बोल, क्या टॉपिक चल रहा था? कौन से स्पेशल इंडिकेटर्स में बात हो रहा था? स्टॉक मार्केट टेक्निकल एनालिसिस में इम्पॉर्टेंट क्या क्या है? ऐसे आज चेकलिस्ट बात करेंगे कि ट्रेडिंग करने के लिए आप लोगों को क्या क्या चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। तो जब भी आप ट्रेडिंग करते हो या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो, तो उस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है? उसमें इंपॉर्टेंट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर मुझे आप पूछोगे तो ऑब्वियसली सर, जो कैंडल स्टिक्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हम लोग टेक्निकल एनालिसिस के बेसिक्स के मतलब बाद ही वो वाला टॉपिक कवर करते हैं, और अलग अलग कैंडल स्टिक्स, उसका कैरेक्टर, और फिर उस कैंडल स्टिक्स के बेसिस में टारगेट फिक्स करना। टारगेट फिक्स करना मतलब कि स्टॉक कितना दूर जा सकता है और उसमें स्टॉप लॉस कहाँ तक लगा सकते हैं हम लोग। ये कैंडल स्टिक्स बहुत काम करते हैं। उसमें कैंडल का भी 2-3 पैटर्न होता है, आप लोग जानते हो। एक हो गया आपका, क्या बोलते थे सर, एक हो गया मल्टीपल कैंडल स्टिक्स, एक हो गया सिंगल कैंडल स्टिक्स। होता है कि नहीं होता? अरे सब याद है कि नहीं, सब भूल गए? अरे थोड़ा बहुत चर्चा करते हो ना, किसी को याद नहीं है? फिर हाँ, याद है ना? तो कैंडल स्टिक्स के बाद आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कुछ टेक्निकल मैटर्स, जिसमें मूविंग एवरेज एक बहुत अच्छा टेक्निकल मैटर्स था। ठीक है, वॉल्यूम का एक एरिया था, वो भी एक टेक्निकल, उसको इंडिकेटर्स नहीं बोलते। जो वॉल्यूम होते हैं वो ज़रूरत होता है सर, वॉल्यूम के ऊपर हम लोग स्पेशल करके क्लास क्लास में पढ़े कि वॉल्यूम का एनालिसिस कैसे करना है ट्रेडिंग करने के लिए। तो वॉल्यूम एक मैटर हो जाता है आपके लिए। आपके लिए एक इंपॉर्टेंट मैटर हो जाता है आपका मूविंग एवरेज, जिसके ऊपर बहुत डिटेल्स में बात की है। इसके साथ साथ आपका क्या बोलते हैं, RSI, हाँ, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये सब चीज़ें आज मैं डिटेल्स में आपको बोलूँगा कि किसके बाद किसको चेक करके आपको ट्रेडिंग करना चाहिए और किस पे कितना वेटेज देना चाहिए। ऐसे टेक्निकल पे सीखने के लिए है बहुत कुछ, बट क्या सारे के सारे चीज़ों पे दिमाग लगाना है? नहीं, सारे चीज़ों पे दिमाग लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ वाइटल पॉइंट्स है, अगर उसी को ज़िंदगी में जैसे मंत्र बना लो ना, आप एज ए ट्रेडर बहुत कुछ कर लोगे। सीरियसली हम लिख के देते हैं आपको कि जो कुछ भी सिखाया जा रहा है, अगर आप इसी को प्रैक्टिस करके मास्टर बन पाते हो ना, आपको और कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है। बाकी देखो, किसी को ज़्यादा सीखने का मन है तो फिर वो थोड़ा और ज़्यादा पढ़ाई कर सकता है, बट जितना सिखाया जा रहा है ये इनफ है एज ए ट्रेडर अपने आप को जमाने के लिए। आज डिस्कस मैं करूंगा, जैसे लास्ट वीक मेरा डिस्कशन था सर MACD पे। MACD याद है किसी को? मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। हाँ, आई होप याद होगा। क्या है विक्रांत, थोड़ा सा याद है? यस है ना? तो मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, हाँ अनिमेश, वेरी गुड सर। तो मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस का जो एरिया है, उसमें हम लोगों ने स्टॉक के बारे में गजब पॉइंट हम लोग आइडेंटिफाई कर पाए थे। क्या पॉइंट था? कि कोई भी स्टॉक का एक मूविंग एवरेज, ऐसे देखो, मूविंग एवरेज एक अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके ऊपर हम लोग अलग से क्लास में किए। लेकिन MACD क्या है? MACD में आपको मूविंग एवरेज का कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस का एरिया में आपको पता चला था, जो मैं लास्ट वीक में कराया था। आज मैं आपको MACD के साथ यूज करने के लिए और एक स्पेशल पॉइंट में बात करूंगा, जिसका नाम है बॉलिंजर बैंड। नाम सुने हो सर आप लोग? हाँ, नाम सुना है कि नहीं सुना आप लोगों ने बॉलिंजर बैंड का? किसी ने भी सुना है या फिर फर्स्ट टाइम सुन रहे हो? अरे फर्स्ट टाइम सुनने से भी कुछ फर्स्ट टाइम कोई बात नहीं सर। अगर किसी ने सुना है, पहले भी किसी से सुना है या फिर यूज भी करता होगा, मे बी ऑलरेडी ट्रेडिंग करता है, बट आज आपको पता चलेगा सर कि ये बॉलिंजर बैंड को कैसे यूज करना है विद MACD एंड बाकी जो भी टेक्निकल पैरामीटर्स है उसके साथ। तो चलो एक काम करते हैं, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन शेयर करके मैं आपको क्या क्या बताऊंगा, पहले थोड़ा सा MACD जो लास्ट वीक हुआ था उसको थोड़ा सा रिकॉल करा दूंगा, क्योंकि अगर MACD थोड़ा रिकॉल हो जाएगा तभी जाके आप बॉलिंजर बैंड समझ सकते हो।
और ये बॉलिंजर बैंड क्या है, और इसको टेक्निकल एनालिसिस में मतलब ट्रेडिंग करने के टाइम पे, अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो, अगर आप स्विंग ट्रेडर हो, मतलब लाइक वीकली बेसिस में पोजीशन लेते हो या फिर आप मंथली बेसिस में पोजीशन लेते हो, तो आपके लिए बहुत काम आएगा ये बॉलिंजर बैंड। बहुत पुराना सिस्टम है बट आज भी उतना ही है, ऐसे सबको पता है, पुरानी चीज़ हमेशा बहुत काम आता है सर। कोई भी चीज़ पुराना हो जाए ना, उसका मतलब देखो ना, जो भी आजकल मॉडर्न चीज़ें आती है उसका वैल्यू उतना नहीं है, जो पुराना चीज़ उसका वैल्यू बहुत है। तो एग्जैक्टली यही बात होगा सर। चलो मैं स्क्रीन शेयर कर लिया आप लोगों से, दिख रहा है कुछ स्क्रीन में? हाँ रे, यस सर। ओके। आज आप लोगों को मैं थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स का भी बात करूंगा। आप लोग बचपन में स्टैटिस्टिक्स पढ़े थे, उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़े थे, याद है क्या? स्टैटिस्टिक्स में स्टैंडर्ड डेविएशन किसी को याद है? स्कूल लेवल में स्टैटिस्टिक्स या फिर कॉलेज लेवल में स्टैटिस्टिक्स, वहाँ पर आप लोग स्टैंडर्ड डेविएशन बोल के एक टॉपिक पढ़ते थे। हाँ सर याद है कि हाँ याद आ गया, एकदम बचपन का बात याद आ गया। तो एग्जैक्टली आज आपको वो भी पता चलेगा कि वो जो स्टैंडर्ड डेविएशन आप पढ़ते थे ना, जिसको आप लोग क्या बोलते थे, एसडी। हाँ सर, एसडी बोलते थे ना, प्यार से क्या बोलते थे, एसडी। तो वो भी आज आपको पता चलेगा कि एसडी का कैसे यूज़ करना होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन। ऐसे स्टार्टिंग में आपको एक इमेज दिख रहा था, हाँ सर, ये जो ग्राफिकल मतलब टेक्निकल ग्राफ आपके सामने है, ये मैंने निफ्टी के ऊपर थोड़ा सा आप स्टार्टिंग में बना रहा था। तो अभी आपको मैं डिस्कस करूंगा सर कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, क्या हो गया ये, अरे भाई अभी नहीं, हाँ, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना सर, ऐसा स्क्रीन सबको क्लियरली दिख रहा है ना? ये देखो सर, ये रहा, ये रहा लाइन, एमएसीडी लाइन। और ये एमएसीडी लाइन के साथ साथ ये आपका दोनों साइड में एक अपर लाइन और एक लोअर लाइन, मतलब इसको अपर और बॉटम इस तरह से भी बोला जाता है। आई विल डिस्कस सर, इसको एक्चुअली बॉलिंजर बैंड कहते हैं। ठीक है, कैसे यूज़ करना है, किस तरह से आप इसको इस इंडिकेटर को यूज़ करोगे, लगा सकते हो। ऐसे ये आपको दिखाई दे रहा है सर, लास्ट वीक यही वाला चर्चा हुआ था एमएसीडी के ऊपर, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। हाँ सर, इस सेंट्रल लाइन के बेसिस पे मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस पे स्टॉक मार्केट का मूवमेंट को कैसे आप एनालिसिस कर सकते हो। गजब का पॉइंट है। ऐसे एक खुशखबर है सबको स्टॉक मार्केट में कि सेंसेक्स सीनियर सिटीजन हो गया। अरे ज्योति, सेंसेक्स सीनियर सिटीजन हो गया क्या? हाँ। हाँ, तुम कुछ दिन पहले हम लोग क्लास में बात कर रहे थे ना, तुम ही नहीं शायद बात को उठाया था कि सर एडल्ट बनेगा, निफ्टी बन जाएगा एडल्ट। निफ्टी अभी तक एडल्ट बना नहीं सर, बनने के कगार में खड़ा है। हाँ, इट्स वेरी क्लोज टू एडल्ट। अभी नॉर्मल मतलब इस पीरियड में है, तो अभी कुछ दिन बाद ये एडल्ट बन जाएगा। और ये सेंसेक्स सबका बन गया सीनियर सिटीजन। चलो मुबारक हो सबको। अरे सुमित तो बहुत खुश हैं, कल से ग्रुप में सीनियर सिटीजन के मतलब सक्सेस के लिए बहुत कुछ बोले जा रहा है। हाँ सुमित, तो बड़ा खुश है दिख रहा है मुझे। हाँ दादा। तो बीएसई सेंसेक्स आपका 60,000 छू चुका है। ये समझ में आ ही रहा है सर, इंडियन मार्केट में अभी फेस्टिव मूवमेंट है, ग्रोथ स्टेज है, वैक्सीनेशन पीरियड जो है वो काफ़ी अच्छा वैक्सीनेशन चल रहा है, सब कुछ लेके मार्केट में एक अच्छा बात दिख रहा है। बिकॉज लोगों को अभी डर तो है लोगों के मन में, बट डर डर के साथ रहना सीख गया है। तो सबको पता चल गया कोरोना तो जाएगा नहीं, बट कोरोना के साथ जिएंगे कैसे। हाँ बोलो सर, बोलो। कौन सा वाला वैक्सीन ठीक रहेगा, कोविशील्ड की आपका स्पुतनिक? कोविशील्ड ले लो, कोविशील्ड ले लो, कोविशील्ड ले लो। कोविशील्ड, कोवैक्सीन सभी अच्छे हैं, वही 1-2% इधर उधर का है। मैं तो सर कोविशील्ड ले रहा हूँ। हाँ बोल। हेलो, हाँ बोल, सुन रहा हूँ। स्पुतनिक भी और कोविशील्ड में डिफरेंस क्या है? अरे एक जर्मन का बना हुआ है, ये रशिया का बना हुआ है, एक इंडिया का बना हुआ है। कोविशील्ड जो है वो ऑक्सफोर्ड के साथ टाई अप करके इंडिया में बनता है, और इंडिया में बन के इंडियन लोगों को भी मिलता है और बाहर कंट्री को भी दिया जाता है। और आपका स्पुतनिक जो है रशिया का है। क्या मैं सही बोला रे रोशनी? है दादा। हाँ ऐसा ही बात है, और कुछ नहीं। ऐसे चलता रहता है इन लोगों का कि कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं है, ये इन लोगों का चलता रहता है। अब पता नहीं सर, मेरे को दोनों ही लेने से ठीक रहेगा, दोनों में से कोई एक तो लेने में ठीक रहेगा नहीं ना? नहीं, दोनों मत लेना, दोनों मत लेना, जो लेना एक ही दोनों लेना में है। से
हाँ, जो स्पुतनिक वी का भी डबल डोज है ना सर? हाँ, पता नहीं सर, वो मुझे नहीं नॉलेज है। कोविशील्ड का डबल है ये मुझे पता है, कोवैक्सीन का भी डबल है ये भी मुझे पता है, ठीक है। स्पुतनिक का क्या सिस्टम है मुझे नहीं पता। स्पुतनिक भी सिंगल डोज। स्पुतनिक भी सिंगल डोज बोल रहे हैं सुमित। उसका तो डबल डोज है, स्पुतनिक लाइट का सिंगल डोज है तो इमरजेंसी के लिए। हो सकता है सर, पता नहीं, मेरे को सीरियसली स्पुतनिक का नॉलेज नहीं है सर, इसलिए मैं कुछ बोलूँगा नहीं। अच्छा ठीक है, वैक्सीन के बारे में बाद में बात करेंगे फिर से, ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको इसलिए वैक्सीन के बारे में याद दिला दिया कि मार्केट में वैक्सीनेशन 80%, इंडिया में 75-80% के ऑलमोस्ट वैक्सीनेशन कंप्लीशन स्टेज में हैं। तो इसलिए थोड़ा मार्केट में भी एक अच्छा रिजल्ट भी दिख रहा है, फेस्टिव भी है, इंडियन मार्केट में सब कुछ न्यूली ओपन है, और फॉरेन मार्केट का इकोनॉमी का पैसा भी थोड़ा बहुत तो जो आता रहता है इंडियन मार्केट में, बहुत बड़ा मार्केट है, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव सब कुछ लेके मार्केट में एक पॉजिटिव मूवमेंट, ये इंडियन হ্যালো, मार्केट के लिए। हाँ सर बोलो। আমেরিকার মার্কেটও কিছুদিন বাদে বাড়বে, কারণ হচ্ছে যে প্রবলেমটা ছিল हम्म। ওটা আমি দেখছিলাম কিছুদিন আগে, একটা রিপোর্ট বেরিয়েছিল আমেরিকাতে না, রাশিয়াতে সম্ভবত বলছে 18 এর নিচে যারা রয়েছে তাদের हम्म। এমার্জেন্সি পারপাসে তোমার কোভিড ফিল্ডটা ইউজ করা যেতে পারে, কিছুদিন বাদে अच्छा। আইসিএমআরও অ্যাপ্রুভ করে দেবে। मुझे भी ऐसा खबर मिला है, यस, 18 के नीचे वाले लोगों को भी मिलेगा ऐसा खबर है। तो सब कुछ लेके एक पॉजिटिव मूवमेंट, ठीक है। तो चलो अच्छा है, सीनियर सिटीजन बन गया, बन, आई होप कि बन के रहेगा, आगे बढ़ेगा। अच्छा तो फिर हम लोग एमएसीडी में बात को आगे बढ़ाए सर। तो एमएसीडी के ऊपर लास्ट क्लास में जो हुआ था वो एक बार मैं आपको फटाफट याद दिला देता हूँ, फटाफट एक बार मैं आपको याद दिला देता हूँ कि एमएसीडी लाइन से आपको क्या समझ में आया था। ये अगर आप एशियन पेंट्स का एक बार याद देखते हो, एक बार ये एशियन पेंट्स का एमएसीडी है, ठीक है। ये एशियन पेंट्स का, मैं थोड़ा जूम करता हूँ, ये देखो सर, ये एमएसीडी सिग्नल है जो रेड लाइन में यहाँ पर शो कर रहा है, ये मेन कैंडल्स है, ठीक है। ये कैंडल एरिया है, ठीक है। ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है दिस इज बेसिकली कैंडल स्टिक्स का जो ट्रेंड है। और नीचे आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये रेड लाइन दिख रहा है ना, ये रेड लाइन आपका एमएसीडी लाइन है, ठीक है, एमएसीडी सिग्नल लाइन है। और यहाँ पर आपका एमएसीडी का जो कैलकुलेशन है, इसमें हम लोग कैलकुलेशन करना सीखे थे। जिन लोगों का प्रीवियस क्लास मिस है, मैं उनको बस इतना बोलूँगा कि प्लीज़ एक बार अगर मिस है तो प्लीज़ एक बार ज़रूर देख लो सर, अगर भूल गए तो भी रिविजन्स कर लो, ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ें थोड़ा प्रैक्टिस करने से याद रहता है। अच्छा एमएसीडी में क्या होता है सर, मेनली एक 12 दिन का ईएमए ऑफ क्लोजिंग प्राइस। ईएमए क्या होता है, कौन बताएगा मुझे, व्हाट इज ईएमए? ईएमए का मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सर, ये मूविंग एवरेज चैप्टर में मैंने कवर किया था, भूलना नहीं है सर। अभी देखो जितना धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं शायद आपको ऐसा फीलिंग होगा अरे पता नहीं ईएमए क्या था। हाँ विक्रांत, ऐसा ऐसा फीलिंग आ रहा है क्या, ईएमए भूल गए या याद है? याद है। नहीं याद है, थोड़ा वो तो बोलिए। आपको हार्ट डेट का एक तो ये होता है, मूविंग जो एवरेज उसको एक साथ यस किया सर, जाता है। थैंक यू सर। एक एसएमए हो जाता है और एक ईएमए हो जाता है। मार्केट में ईएमए का यूज ज़्यादा है ना, मार्केट में एसएमए से ज़्यादा ईएमए का यूज होता है, बिकॉज ये करेंट मार्केट प्राइस के साथ ज़्यादा कनेक्टिविटी रखता है इसीलिए। और इसमें हम लोग ये मूविंग एवरेज चैप्टर में सिंपल मूविंग एवरेज एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को कैसे कैलकुलेट करते हैं और कैसे यूज करते हैं वो दोनों चीज़ सीखे थे। तो अगर किसी का भी मिस है प्लीज़ एक बार कर लो। अच्छा एक बार मैं याद दिला दूं सर, ये जो एमएसीडी पैरामीटर होता है इसमें आपको एक 12 दिन का ईएमए क्लोजिंग प्राइस चाहिए होता है और 26 दिन का ईएमए। अच्छा जरूरी है कि ये 12 एंड 26 स्टैंडर्ड है, मतलब 12 एंड 26 से यूज करना है या फिर आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हो? हिसाब से भी कर सकते हैं। यस सर, हम लोग अपने अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, बट स्टैंडर्ड जो है वो 12 दिन का एक्सपोनेंशियल लिया जाता है और 26 दिन का ईएमए लिया जाता है, ठीक है। और एमएसीडी लाइन में क्या होता है, जो 12 डे ईएमए होता है वहां से 26 दिन का ईएमए को माइनस किया जाता है। अब आपके मन में सवाल होगा सर ये 12 दिन का ईएमए से 26 दिन का ईएमए माइनस करके क्या पता चलता है? ये सब सवाल लास्ट क्लास में हो गया था। ये 12 डे ईएमए, 26 डे ईएमए, ये सब देखो, ये देखो सर पूरा लंबा स्टैटिस्टिक्स है यहाँ पर, 12 डे ईएमए का स्टैटिस्टिक्स एंड 26 डे ईएमए का स्टैटिस्टिक्स। ये ऑन दैट टाइम ये जो भी डेटा पुट किया गया है ना सब निफ्टी का डेटा है, 2013-14 के टाइम का डेटा लिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। आप करेंट डेटा से कर सकते हो, 1 जन 2014 से लेके, लुक एट हियर, 1 जन 2014 से लेके जिस टाइम पे निफ्टी 6302 चल रहा था उस टाइम से लेके हर दिन का, ठीक है, हर दिन का जो चेंजेस है उसके हिसाब से पहले 12 दिन, फिर यहाँ से 26 डेज चालू होता है 13 करके, ठीक है।
इस तरह से आपको 12 डे ईएमए और 26 दिन का ईएमए लेके आपको प्लस माइनस देखना है कि कितना क्या हो रहा है। ये देखो साहब, यहाँ पर आपको डेटा मिलेगा कि ये माइनस पे जा रहा है। ये सब चर्चा मैं अभी फिर से नहीं करूंगा क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने किया था। अगर मिस है तो फिर एक बार चेक आप लोगों को रिवाइज कर लेना है जो भी भूल गए हैं, या फिर बाई चांस मिस है तो 6 फरवरी से आपको दिखाई दे रहा है कि एमएसीडी नेगेटिव भी हो सकता है और एमएसीडी पॉजिटिव भी हो सकता है। अब सवाल नहीं है सर एमएसीडी नेगेटिव और एमएसीडी पॉजिटिव से हमें क्या लेना देना। आप देख सकते हो यहाँ पर एमएसीडी का नेगेटिव दिख रहा है ना सुमित, अरे ये देख एमएसीडी नेगेटिव में चल रहा है, ठीक है। ये एमएसीडी कैलकुलेशंस लास्ट वीक कराया गया था। एमएसीडी नेगेटिव भी होगा और एमएसीडी पॉजिटिव भी होगा। ये देखो यहाँ पर 3 मार्च से आपका एमएसीडी 3 मार्च 2014 का डेटा है, एमएसीडी लाइन जो है पॉजिटिव बन गया और आगे पॉजिटिव अभी चलता गया, ठीक है। अब आपके मन में यही सवाल चल रहा है सर कि एमएसीडी पॉजिटिव और एमएसीडी नेगेटिव से आपका क्या, हाँ सर आप मार्केट में क्या क्या पैटर्न मतलब किस तरह का पोजीशन ले सकते हो। तो एग्जैक्टली यही वाला कॉन्सेप्ट हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, इसी को मैं थोड़ा रिकॉल करा रहा हूँ बिकॉज बॉलिंजर बैंड समझना है, ठीक है। तो गिवन एमएसीडी वैल्यू लेट्स ट्राई फाइंड द आंसर ऑफ द फ्यू ऑब्वियस क्वेश्चन। फर्स्ट सवाल आपके मन में होना चाहिए सर एमएसीडी वैल्यू इंडिकेट, नेगेटिव एमएसीडी क्या इंडिकेट करता है, आपका पहला सवाल। दूसरा सवाल व्हाट डज पॉजिटिव एमएसीडी वैल्यू इंडिकेट, मतलब अगर एमएसीडी वैल्यू नेगेटिव में है और अगर एमएसीडी वैल्यू पॉजिटिव में है तो वो आपके लिए क्या मायने रखता है, जो मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। एंड व्हाट डज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एमएसीडी वैल्यू एक्चुअली मीन, as in what information does 90 MACD convey versus 30 MACD। नॉर्मली इन जनरल जब आप MACD ग्राफ को यूज करोगे, जैसे मैं अगर आपको यहाँ पर एक बार शो करूँ, देखना सर, हाँ मैं इस निफ्टी के अंदर हूँ सर, ठीक है, करेंट निफ्टी के अंदर हूँ। मैं इसको अभी इसको हटाता हूँ, ठीक है। ये देखो सर MACD लाइन दिख रहा है रे, ये इसको मैं अभी डिलीट करता हूँ और ये मेरा बॉलिंजर बैंड भी दिया हुआ है, मैं इसको भी डिलीट करता हूँ। तो मैंने जो भी था इंडिकेटर हटा दिया। अब मैं इस पे इंडिकेटर लगा रहा हूँ सर, ध्यान से देखिएगा। तो मैं पहले एमएसीडी यूज करूंगा। तो जस्ट मैंने टाइप किया एमएसीडी, आजकल सॉफ्टवेयर्स में सब कुछ अवेलेबल है सर, लाइक जीरोधा, अपस्टॉक, सबके पास है ये सब चीज़ें। एमएसीडी जैसे ही मैंने एमएसीडी में क्लिक किया, बाय डिफॉल्ट आपको दिखाई दे रहा है सर, देखो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर ये आपका सेंट्रल लाइन है, दैट इज जीरो लाइन, और ये आपका पॉजिटिव एरिया है और ये आपका नेगेटिव एरिया है, ठीक है। मतलब जीरो के नीचे ये सेंट्रल लाइन, क्या सबको दिखाई दे रहा है? प्लीज एक बार मुझे बताइएगा। एमएससीडी रिकॉल कर रहा हूँ सर, क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? सेंट्रल लाइन एंड उसके नीचे वाला एरिया, मतलब नीचे मतलब नेगेटिव लाइन है और ऊपर मतलब पॉजिटिव लाइन है। मतलब जब सेंट्रल लाइन के, ठीक है, सेंट्रल लाइन के नीचे जब ट्रेंड दिख रहा है आपको, नीचे जा सकता है, दैट इज अ नेगेटिव एरिया, ठीक है। जब नेगेटिव वैल्यू आपको दिखता है ना, ये सब नेगेटिव वैल्यू कहाँ से मिलता है? अरे सर ये सब नेगेटिव वैल्यू कैलकुलेट करना हम लोग लास्ट वीक सीख रहे थे। ये सब नेगेटिव वैल्यू कैलकुलेट करना, नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू, ये जो मैं आपको अभी शो कर रहा, ये नेगेटिव वैल्यू है, ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये सब लास्ट क्लास में सीख लिए थे सर, और साथ में मूविंग एवरेज क्लास में भी सीख लिया था। तो मैं फिर से इसको रिकॉल नहीं करा सकता बिकॉज बहुत डिटेल्स हो जाएगा फिर, ठीक है। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा रिकॉल करते हुए चलना चाहिए सर, ये मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट करूंगा, ठीक है। तो ये नेगेटिव में कब होगा ग्राफ का पॉइंट और पॉजिटिव में कब होगा, ये आपका ये एमएससीडी का पॉइंट से समझ में आएगा। जैसे ये सब क्या है, दीज आर पॉजिटिव एमएससीडी, ठीक है, दीज आर पॉजिटिव एमएससीडी, और कई बार आपको नेगेटिव एमएससीडी भी बहुत सारा लाइन में मिला है। अब सवाल ये है कि आप जीरो लाइन पे हो, दिस इज योर सेंट्रल लाइन, सेंट्रल लाइन के नीचे आप देख सकते हो दिस इज नेगेटिव एरिया, तो ये एरिया में आप नेगेटिव में हो और इस एरिया में आप पॉजिटिव में हो। क्या ये चीज सबको दिखाई दे रहा है? प्लीज टेल मी सर। हेलो, दिखाई दे रहा है ना सबको? हाँ दिखाई दे रहा है सर। बस सर, अब आपको मैं एमएससीडी को एक बार फिर से रिकॉल कराता हूँ, ध्यान से देखो। एमएससीडी में क्या करना पड़ता है, ये देखो सर, जो लाइन मैंने आपको कैलकुलेट करना सिखाया, अब यहाँ पर चेक करके देखो, यहाँ पर एमएससीडी में क्या लिखा हुआ है, 12,26, मतलब जो एमएससीडी है सर वो 12 और 26 दिन का एमएससीडी है, और साथ में एक 9 दिख रहा है ना आपको, क्लोज 9, ये एक्चुअली 9 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। कौन सा लाइन है बोलो तो, ये रेड लाइन, ये जो रेड लाइन है ना, ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन है, और ये जो ब्लू लाइन है ये एमएससीडी लाइन है। अब एक्चुअली यहाँ से हम लोगों ने ये सीखा था कि एमएससीडी के साथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को एक साथ कैलकुलेट करना। लास्ट वीक बहुत अच्छे से समझे थे सर कि किस तरह से हम लोग एमएससीडी और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को एक साथ करके
समझ सकते हैं। इन सिंपल अगर मैं आपको याद दिलाऊं कि जब जब 9 डे ये में जब जब MACD के नीचे रहेगा, दैट इज कॉल्ड डाइवर्जेंस एरिया, दैट इज कॉल्ड डाइवर्जेंस। MACD का फुल फॉर्म याद करो सर, मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। जिस पॉइंट पे ये दोनों, ये देखो सर, एक दोनों दूसरे से क्या हो रहा है, डाइवर्ट हो रहा है, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे 9 डे EMA लाइन MACD के नीचे रहता है, ठीक है, बिलो दी MACD, उस पॉइंट पे बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होता है। और जिस पॉइंट पे 9 डे EMA MACD के ऊपर रहता है, उस पॉइंट पे कन्वर्जेंस क्रिएट होता है, कन्वर्जेंस क्रिएट होता है। और कन्वर्जेंस मतलब जब सेंट्रल लाइन के पास दोनों आते हैं, जब MACD लाइन और 9 डे EMA लाइन जब सेंट्रल लाइन के आसपास आते हैं, तब इनके बीच में क्या होता है, कन्वर्जेंस होता है। और जब वो दोनों सेंट्रल लाइन क्रॉस करके एक दूसरे से अलग होता है, तब उसको डाइवर्जेंस कहते हैं। अब कन्वर्जेंस में क्या होता है, शॉर्टिंग करना चाहिए होता है, कन्वर्जेंस में शॉर्टिंग होता है, और डाइवर्जेंस में बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होता है। आप शायद सोच रहे हो सर आप डायरेक्टली बोल दे रहे हो, सर एक्चुअली मैंने लास्ट क्लास में बोल दिया था ना ये सब चीजें। अरे ये जो मैं अभी कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस समझा रहा हूं, ये आपका डाइवर्जेंस एरिया है और ये आपका कन्वर्जेंस एरिया है। तो डाइवर्जेंस में एक्चुअली बाइंग होता है और कन्वर्जेंस में एक्चुअली शॉर्टिंग होता है। मतलब अगर आप शॉर्ट सेल कर सकते हो तो करो, या फिर सेल करके, सिंपल बात है कि अगर आपका पोजीशन है तो आप निकल भी सकते हो। तो ये रहा आपका बेसिकली ये जो एरिया है, मतलब जिस पॉइंट पे ये कन्वर्जेंस की तरफ बढ़ता है तो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होता है, नॉट दिस वन एग्जैक्टली, दिस वन। तो ये सब चर्चा किया था कि नहीं किया था, क्या आप लोगों को कुछ याद आ रहा है? हाँ सर, ठीक है, तो ये था MACD लाइन का कॉन्सेप्ट। जैसे करेंटली अगर आप निफ्टी को देखो तो निफ्टी हायर लेवल में है, मतलब ये MACD लाइन का जो करंट कॉन्सेप्ट है, ये थोड़ा सा क्या बताऊं, मतलब अगर मैं एकदम लेटेस्ट बात कर रहा हूं लास्ट 4-5 दिन में, MACD लाइन थोड़ा हायर पोजिशंस पे है, और आपका 9 डे EMA लाइन जो है ये आपका लोअर पोजीशंस पे है, ठीक है। तो इस पे अभी फिर से देखो टकरार चल रहा है, साइडवेज में है थोड़ा बहुत। अब देखना पड़ेगा, आपको मूवमेंट समझना पड़ेगा, क्या लगता है कि ये फिर से आप में जाएगा या फिर से नीचे आएगा? आपके मन में सवाल है कि क्या ये लाइन नीचे आएगा? अगर नीचे की तरफ जाता है मतलब ये कन्वर्जेंस की तरफ जाता है, अगर फिर से ऊपर में रहने का कोशिश करता है तो डाइवर्जेंस के कॉन्सेप्ट में जा सकता है। अब देखना ही है कि क्या ये कन्वर्जेंस में होगा या डाइवर्जेंस में होगा, इसी में आप सबको प्रेडिक्शन लगाना है। और ये प्रेडिक्शंस में MACD भी आपको हेल्प करता है, और MACD के साथ साथ बॉलिंजर बैंड भी आपको बहुत हेल्प करता है। तो जो मैं आज का चर्चा करूंगा दैट इज बॉलिंजर बैंड। एक चीज जिनको लग रहा है कि सर MACD भूल गए, उनको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि MACD मेरा लास्ट क्लास में डिटेल्स चर्चा था हम लोगों का, आप एक बार प्लीज अगर भूल गए तो फिर से देख लो। तो फिर आपको ये कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, कब शॉर्टिंग करना चाहिए, कब बाई करना चाहिए, MACD के बेसिस पे आपको पूरा याद आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात, ये MACD के पीछे क्या फंडामेंटल है, फंडामेंटल इन द सेंस MACD कैसे बनता है। जैसे 12 दिन का और 26 दिन का जो हिसाब है और 9 दिन का जो हिसाब है, कैसे यूज करते हैं, सब कुछ लास्ट क्लास में बोला हुआ था। ये भी मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को सिखाया था सर, कि क्या आप 12 और 26 दिन ही कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते? यस कर सकते हो। आपको फॉर्मेट में जाना है, आप लोगों को दिखाई दे रहा है सर फॉर्मेट, जस्ट फॉर्मेट में जाना है। जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज करते हो आपको फॉर्मेट ऑप्शन दिख जाएगा, और आप शॉर्ट मतलब जो शॉर्टर एवरेज है 12 दिन की जगह आप उसमें चेंज कर लो, इसको 12 की जगह 11 कर दो, 12 की जगह आप 14 कर दो, जो मन है करो, ठीक है। आप इसको 26 कर लो, ठीक है, इसको 26 कर लो, देखो चेंज हो रहा है। आप देख रहे हो सर, जैसे जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, अब इसको, अच्छा ये 26 हो गया, तो नीचे वाला स्लो लेंथ है, तो स्लो लेंथ को क्या करना है, ज्यादा करना है। तो ये 26 है तो ये 52 कर दो, जो मर्जी करो, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो हिसाब बदल जाएगा, ग्राफ का सिस्टम बदल जाएगा। अब देखो यहाँ पर अभी मतलब सेंट्रल लाइन के नीचे कुछ भी नहीं है। हाँ सर, सेंट्रल लाइन के नीचे, ये सेंट्रल लाइन है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, बिकॉज फर्स्ट लेंथ 26 और 45 आ गया, मतलब ये ग्राफ का पैटर्न बन गया। लेकिन स्टैंडर्ड जो होता है, अगर आप मुझे पूछते हो तो मैं ज्यादातर केस में 9 एंड 26 जो एवरेज होता है ना सर, उसी को ज्यादातर केस में मैं भी यूज करता हूं। अब दैट इज द केस कि आप किस तरह से इंडिकेटर को यूज करोगे, याद आ रहा होगा सबको। एक्चुअली ये सब लास्ट क्लास का डिस्कशन है, याद आ रहा है क्या? रोशनी तो शायद नहीं था,
ज्योति थे, ज्योति को याद है? यस सर। थैंक यू सर। अगर याद नहीं है तो फिर बार बार बोल रहा हूँ सर कि याद कर लो, ठीक है? थोड़ा सा प्रैक्टिस के साथ रहोगे तो एकदम याद रहेगा। अच्छा चलो सर, अभी MACD पॉजिटिव नेगेटिव सब समझ में आ गया होगा। MACD वैल्यू पॉजिटिव में क्या होता है कि मार्केट बुलिशनेस होता है, और MACD वैल्यू मतलब नेगेटिव का मतलब ये होता है कि मार्केट नेगेटिव मतलब बेयरिशनेस में आ रहा है और कन्वर्जेंस की तरफ बढ़ रहा है। ये जो ग्राफ, ये देखो सर, MACD लाइन का जो कॉन्सेप्ट वहाँ पर आपको मैं शो कर रहा था, ये देखो, ये रहा सेंट्रल लाइन। सेंट्रल लाइन के ऊपर अगर मूवमेंट है MACD का, ठीक है, ये ग्रीन लाइन जो है ये MACD लाइन है। सेंट्रल लाइन के ऊपर है तो एक्चुअली मार्केट बुलिश मूवमेंट में है, और सेंट्रल लाइन के नीचे है मतलब मार्केट नेगेटिव साइड में है। बट पॉइंट इज दैट कि नेगेटिव साइड से जो पॉजिटिव में पहुंचते हैं उसी पॉइंट में आपको प्रॉफिट भी होता है। लेकिन और एक चीज भी है सर, मार्केट जब अप ट्रेंड में होता है और फिर उसके बाद जब बियरिशनेस क्रिएट होता है ना, वो फिर से ये पॉइंट को बोलते हैं बेसिकली कन्वर्जेंस की तरफ बढ़ना, और ये जो पॉइंट है ना इसको बेसिकली बोलता है सर डाइवर्जेंस की तरफ जाना। तो मार्केट जब डाइवर्ट होता है तो मार्केट में बुलिशनेस आता है, और मार्केट जब कन्वर्जेंस होता है तब मार्केट में बियरिशनेस आता है। ये बात मैंने आपको अभी समझाया, और ये लास्ट क्लास में मैंने आपको यहाँ से भी समझाया था MACD लाइन। आई होप कि आप लोग याद है आप लोगों को। अच्छा, तो इस तरह से हम लोग MACD लाइन 9 दिन का EMA, ठीक है, 12 और 26 दिन का MACD लाइन और साथ में 9 दिन का EMA को देखा था। ये देखो जो मैं आपको अभी शो कर रहा था, इस तरह से यहाँ पर आपको मैं नोट्स के अंदर भी देके रखा, तो जो आपको बहुत हेल्प करता है मार्केट मूवमेंट को समझने के लिए। एक बात आप हमेशा चेक कर सकते हो सर, एक पॉइंट आप हमेशा चेक कर सकते हो, जब आप देखना MACD लाइन, जब MACD लाइन इस पॉइंट पे होता है, मतलब 9 दिन का EMA, ये क्या है सर? ये जिस पॉइंट पे मैंने गोला किया, ये क्या है, कन्वर्जेंस है कि डाइवर्जेंस है? जस्ट हेल्प मी सर, जिस पॉइंट पे मैंने गोला किया ये कन्वर्जेंस पॉइंट है कि डाइवर्जेंस पॉइंट है? कोई तो बोलो सर। डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस पॉइंट में क्या होता है, बुलिशनेस आता है कि बेरिशनेस आता है? बुलिशनेस। बुलिशनेस आता है। अब देखो सर, इस पॉइंट में MACD लाइन हायर पोजीशंस पे है, हाँ, और 9 डे EMA उसके नीचे है, और यही नॉर्मली स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट है कि जिस पॉइंट में 9 डे EMA MACD लाइन के नीचे होगा आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। एंड लुक एट दिस कैंडल ट्रेंड। अब कैंडल का ट्रेंड भी देखो, साथ में अगर आपका पसंदीदा कैंडल जो है, चाहे वो सिंगल कैंडल स्टिक्स हो, चाहे वो सिंगल कैंडल स्टिक्स हो या फिर मल्टीपल कैंडल स्टिक्स हो, अगर कैंडल के साथ साथ आपका ये MACD भी मतलब मैच कर जाए तो क्या बात ना सर, हाँ, अगर कैंडल्स के साथ साथ आपका MACD भी मैच कर जाए तो क्या बात, मतलब और क्या चाहिए आपको? मतलब एक तरफ आपका कैंडल भी मैच कर गया और दूसरी तरफ आपका MACD का कॉन्सेप्ट भी मैच कर गया। अगर आप दोनों चीज़ को एक साथ वैलिडेट करते हो तो फिर आपका ट्रेडिंग सक्सेसफुल होके ही रहेगा, कोई नहीं रोक सकता। आपको आज मैं बताऊंगा, आज मैं आपको चेकलिस्ट कैसे यूज करना है बताऊंगा, ठीक है? तो जब आपका MACD का कॉन्सेप्ट आप क्लियरली समझ पाओगे, ठीक है, जिस पॉइंट में आप देख सकते हो कि जिस पॉइंट के आपका MACD, ये अगेन सर अनदर कन्वर्जेंस, और ये क्या है सर, व्हाट इज दिस पॉइंट, कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस? ये वाला कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस सर, मतलब इस पॉइंट में क्या हुआ, मार्केट फिर से सेंट्रल लाइन की तरफ वापस आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि इस पॉइंट पे अगर आप होल्डिंग पे हो तो शेल करके निकल सकते हो, शॉर्ट टर्म अगर मूवमेंट लेना चाहते हो पोजीशंस, या फिर शॉर्टिंग कर दो सर, या फिर शॉर्टिंग करके प्रॉफिट बुक करो, ये आपके पास ऑप्शन होता है। तो ऐसे पोजीशंस के लिए आपको हमेशा रेडी रहना पड़ता है। अब ये रेडी रहने के लिए चलो सर बॉलिंजर बैंड पे बात किया जाए, ठीक है, बॉलिंजर बैंड पे बात किया जाए। कहाँ चला गया बॉलिंजर बैंड? इंटरेस्टिंग है सर, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये रहा, दिख रहा है क्या बॉलिंजर बैंड का कॉन्सेप्ट? दिखाई दे रहा है आप लोगों को? जस्ट टेल मी सर। देखो ये जो आपका बॉलिंजर बैंड है ये क्या है, सबसे पहले तो ये देख लो सर, इंट्रोड्यूस्ड बाय जॉन बॉलिंजर, ठीक है। ये जो मार्केट ट्रेडर थे, बहुत फेमस ट्रेडर थे, जॉन बॉलिंजर इन 1980s, ठीक है। बॉलिंजर बैंड्स इज परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल इंडिकेटर्स यूज्ड इन टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। बॉलिंजर बैंड्स आर यूज्ड टू डिटरमाइन ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड जोन,
मतलब जो मार्केट में आपको हमेशा चिंता करता है। अरे सुमित है क्या? हाँ, मार्केट में आपको हमेशा एक बात पे चिंता होता है कि क्या मार्केट ओवरबॉट जोन में है या क्या मार्केट ओवरसोल्ड जोन में है। क्या ये बात सही है कि नहीं है? आपको हमेशा ही फीलिंग आता है ना? अगर ओवरबॉट जोन में कुछ होता है तो फिर क्या करना चाहिए? बाई करना चाहिए क्या? ओवर बाइंग है तो फिर मतलब आगे बाई करोगे तो गलती करोगे। ओवरबॉट में डोंट बाई, बेसिकली डोंट बाय। और ओवरसोल्ड जोन में क्या है? ज्यादा सेल हो रहा है, प्राइस नीचे जा रहा है, ज्यादा सेल हो रहा है, प्राइस ज्यादा नीचे जा रहा है, ऐसे सिचुएशन पे डोंट सेल। सेल करोगे तो कम ही प्रॉफिट बुक करोगे। ओवरसोल्ड जोन में ज्यादा सेल, मतलब तुम भी सेल करने में पहुंचोगे तो आपका भी प्रॉफिट कम ही बुक होगा, और क्या। तो सिंपल बात है कि ये ओवरबॉट जोन और ओवर सोल्ड जोन, ये दोनों जोन को आपको क्लियर कट समझना पड़ेगा। ओके, वेयर अ ट्रेडर विल ट्राई टू सेल व्हेन द प्राइस रीचेस द टॉप। ट्रेडर का क्या कॉन्सेप्ट है? ट्रेडर का कॉन्सेप्ट है कि जब प्राइस, किसी भी स्टॉक का प्राइस हाईएस्ट लेवल में पहुंचता है, उसको लगता है कि बाय कर लेना चाहिए। तो वेयर अ ट्रेडर विल ट्राई टू सेल व्हेन द प्राइस रीचेस टू द टॉप ऑफ द बैंड एंड विल एग्जीक्यूट अ बाय व्हेन द प्राइस रीचेस द बॉटम ऑफ द बैंड। अब आपको मैं दिखाता हूँ ये बैंड क्या है, व्हाट इज दिस बैंड। ये आपको बहुत मजा आएगा, एक एनवेलप फॉर्म करता है, आपको गजब का मजा आएगा सर। बॉलिंजर बैंड का 3 कंपोनेंट होता है, ध्यान से सुनना सर, ठीक है, बहुत समझ में आएगा। बॉलिंजर बैंड का 3 कंपोनेंट होता है। एक होता है सर मिडिल लाइन विच इज 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज। ध्यान से सुनिएगा सर, सिंपल मूविंग एवरेज का काम आ गया। जब बॉलिंजर बैंड यूज होता है तब उसमें सिंपल मूविंग एवरेज आता है। अब आपके मन में चल रहा होगा सर सिंपल मूविंग एवरेज क्या है, भूल गए। सर भूलने से नहीं होगा, हम लोग मूविंग एवरेज चैप्टर जब स्टार्ट किए थे, मूविंग एवरेज का जो टॉपिक था, प्लीज एक बार मूविंग एवरेज गो थ्रू करो, और सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का फर्क भी याद आ जाएगा। मैं हर क्लास में अगर हर चीज को याद दिलाते जाऊं तो फिर मैं भी पागल हो जाऊंगा, आप भी पागल हो जाओगे, ठीक है। तो सिंपल मूविंग एवरेज का यूज भी गजब होता है, जो आपको दिखाई दे रहा है बीबी पे। बीबी मतलब बॉलिंजर बैंड पे, ठीक है। तो मिडिल लाइन विच इज 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ द क्लोजिंग प्राइस। डोंट वरी, अभी शो करूंगा, हर चीज थियोरेटिकल थोड़ी ना है, प्रैक्टिकल भी आपको दिखाना पड़ेगा। तो मिडिल लाइन विच इज द 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ द क्लोजिंग प्राइस एंड अपर बैंड, एक अपर बैंड यूज होता है, दिस इज +2 स्टैंडर्ड डेविएशन, एसडी स्टैटिस्टिक्स। अब आज पता चलेगा शायद कि स्टैटिस्टिक्स का क्या काम है। हाँ, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोवेरिएंस, कितना कुछ करते थे, तो अभी कोवेरिएंस नहीं बताऊंगा, स्टैंडर्ड डेविएशन जो एसडी करते थे आप लोग स्टैटिस्टिक्स में, उसका यूज पता चलेगा आज आपको, ठीक है। तो एन अपर बैंड दिस इज द +2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मिडिल लाइन एंड लोअर बैंड दिस इज द -2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मिडिल लाइन। एक हो गया अपर बैंड, दूसरा हो गया लोअर बैंड। अपर बैंड मतलब +2 स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब +2 एसडी, एंड लोअर बैंड मतलब -2 एसडी ऑफ द मिडिल लाइन। अब आपको अभी मैं समझाता हूं ये मिडिल लाइन है क्या और +2 और -2 है क्या। स्टैंडर्ड डेविएशंस में क्या होता है वो पहले मैं थोड़ा बता दूं सर। स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट which measures the variance of a particular variable from its average। मतलब अपने एवरेज लाइन से कोई भी स्टॉक या कोई भी चीज, उसका मूवमेंट कितना अप और डाउन होता है, अपने एवरेज से कोई भी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट कितना अप और डाउन होता है, ठीक है। फाइनेंस में भी इसका यूज है, इसको मैं क्रिकेटिंग लैंग्वेज में भी बता सकता हूँ आपको। ऐसे मेरे दिमाग में क्रिकेट हमेशा रहता है, आप लोग जानते हो कि कोई भी क्रिकेटिंग एग्जाम्पल के थ्रू से भी मैं आपको समझा सकता हूँ, बट क्रिकेट बाद में कर लेते हैं। बट बिफोर दैट एक बार एमएससीडी में आपको मैं बॉलिंजर बैंड का यूज दिखाता हूँ। ये निफ्टी है, अगर आप चाहो तो ये देख सकते हो, ये जी का है, जी एंटरटेनमेंट। हाँ सर, रिसेंट ट्रेंड में जी और सोनी का मार्ज हो रहा है, खबर है आप लोगों को? अरे फंडामेंटल क्लास में मैं इसका हाँ डिटेल्स चर्चा करूंगा। जी और आकाश सोनी का झुनझुन मार्ज हो रहा है। हाँ बोलो, झुंझुन वाला। वाला इन्वेस्ट করেছে। हाँ यस सर। तो जी और जी एंटरटेनमेंट एंड सोनी में मार्ज हो रहा है, और फंडामेंटल क्लास में मैं इसका डिटेल्स चर्चा करूंगा आप लोगों से कि ये जी और सोनी का खेल क्या है, जो मैं टेक्निकल पे अभी नहीं कर सकता, बट एक गजब कॉन्सेप्ट मैं आपको दिखाता हूँ। देखो सर, क्यों मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि अगर आपका फंडामेंटल सही है तो आप टेक्निकल पे भी राज करोगे। हाँ सर, अगर आपका फंडामेंटल सही है ना तो आप टेक्निकल पे भी बड़ा मतलब जमा सकते हो, और अगर आपका टेक्निकल स्ट्रांग है तो आप फंडामेंटल भी समझ सकते हो। तो ये देखो सर, लुक एट दिस पॉइंट। ज्योति, अगेन तुम्हारे पास आता हूं, बोलो सर, कन्वर्जेंस एरिया है कि डाइवर्जेंस एरिया है? Divergence. एंड लुक हियर,
जिस पॉइंट पे आपका डाइवर्जेंस क्रिएट हुआ है यहाँ पर, उस पॉइंट पे आप जी का हालत देखो। अच्छा मैं थोड़ा सा इसको हटाऊं क्या अभी, ये एक्चुअली मैंने बॉलिंजर बैंड यूज़ करके रखा, तो मैं बॉलिंजर बैंड को हटाता हूँ। ये देखो सर मैं यहाँ पर क्या लिख के रखा, बीबी दिख रहा है ना, तो बीबी को मैं हटाता हूँ। ये 20 डे सिंपल एवरेज और 2 स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ किया गया है, आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो, बट स्टैंडर्ड वही है। जस्ट लुक हियर, ये लास्ट 4-5 दिन का बात है सर, लास्ट 4-5 नहीं, थोड़ा और ज़्यादा होगा। लाइक ये सितंबर क्या चल रहा है, 25 है आज, कल 24 था, मार्केट ओपन था। यस, लास्ट 2-3 दिन का बात है, जिस दिन ये थोड़ा सिंपल लेवल में लाइन चार्ट में देख लेते हैं जी का क्या सिचुएशन है, जी एंटरटेनमेंट का। ये रहा जी एंटरटेनमेंट आपके सामने, ये रहा 5 दिन का डेटा। लुक हियर सर, ये 5 दिन में मूवमेंट देखो आप जी का, फ्रॉम 260, मजाक नहीं सर, 260 से लेके ये 5 दिन में स्टॉक 318 में आया है, हाईएस्ट गया था 340 के आसपास। दिख रहा है सर, इसके पीछे मेन क्या क्या कॉन्सेप्ट था, इसके पीछे मेन कॉन्सेप्ट था, अगर मैं आपको फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बताऊं, जो मार्केट न्यूज था, दैट इज जी के साथ सोनी का, एक्चुअली जी का बिजनेस सिचुएशन उतना अच्छा नहीं था सर, ठीक है। जी का जो बिजनेस सिचुएशन है वो उतना भी कुछ गजब अच्छा नहीं सिचुएशन में था सर, इसका काफी लोन वगैरह हो गया था। ये आपका सुभाष चंद्र अग्रवाल का नाम सुने हो ना सर आप लोग? हाँ हाँ मीडिया फाउंडर। जी का फाउंडर है, और क्या बोलते हैं मीडिया मोगल भी कहा जाता है। ऑब्वियसली बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, बट एक होता है ना, समय के साथ हर बिजनेस को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, तो जी को भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, और इसी प्रॉब्लम के लिए जी और सोनी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में अपना जगह बना रहा है। जैसे स्टार का अपना एक एरिया वो बना के रखा है, स्टार तो आप लोग जानते ही हो, ठीक है। ये देखो अभी भी मार्केट एनालिस्ट बोल रहे हैं कि खरीद सकते हो। अच्छा ये देखो सर, आपको मैं अगर फाइनेंशियल्स दिखाऊं जी एंटरटेनमेंट का, तो अब आपको दिखाता हूँ सर, ये जी एंटरटेनमेंट का फाइनेंशियल्स है, बैलेंस शीट में एक बार चलते हैं। ये देखो सर, इसका बिजनेस में फाइनेंशियल ईयर 21 में एसेट लाइबिलिटी का सिचुएशन देख सकते हो आप, ठीक है। और अगर मैं आपको इनकम का पोजीशंस दिखाऊं, कंडीशंस बहुत अच्छा नहीं था, बट फिर भी रिसेंटली ये अपने आप को रिकवर कर रहा है सर, रिकवर ज़रूर कर रहा है, ये तो मैं बोलूँगा। ये देखो टोटल इनकम देखो सर, 800 करोड़ का, ठीक है, ये 21 का, उससे पहले 526 करोड़ का था, कम हो गया था सर, कहाँ 1567, हाँ 1567 से 526, फिर अभी 800 करोड़ का प्रॉफिट के आसपास है, अर्निंग पर शेयर पे भी इंप्रूवमेंट हुआ है। तो सिचुएशंस थोड़ा सा खराब हो गया था, बट फिर से ये अपने आप को रिकवर कर रहा है। और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट ये है सर, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि रिसेंटली इसका सोनी के साथ जो मार्ज हो रहा है, इसका ये बिजनेस को एक अलग ही चंगा दे रहा है, ठीक है। अब यही बात आपको मैं इसी कैंडल्स के थ्रू से समझा रहा था कि कैंडल्स में भी आप अगर MACD लाइन को भी देखोगे कि जिस पॉइंट पे ये लाइन यहाँ पर टच किया है, ये नीचे था, ये एक्चुअली जीरो लेवल के नीचे था, और ये जीरो लेवल के नीचे और अप और डाउन कैसे क्रिएट होता है ये आप लोगों को पता है। तो एग्जैक्टली देखो सर मार्केट में कैसे मूवमेंट आया है इसका, तो ये आप खबर रखो चारों तरफ से, आपका ट्रेडिंग भी एकदम जबरदस्त बनेगा, ठीक है। जो कोई भी इस तरह का पॉइंट को दिमाग में रखते हुए चलता है ना, वो ट्रेडिंग में एज ए ट्रेडर भी बहुत सक्सेसफुल बनता है। अब चलो सर एक काम करते हैं, MACD लाइन तो आप समझ ही रहे हो तब से, लेकिन बॉलिंजर बैंड यूज करते हैं सर। दिखाई दिया सर, मैंने BO लिखा तो यहाँ पर बॉलिंजर बैंड दिखाई दे रहा है, आप लोगों को दिख रहा है क्या? क्या रे, तो जस्ट मैं क्लिक करूंगा बॉलिंजर बैंड पे, आप देखो सर जैसे ही मैंने क्लिक किया एक बैंड क्रिएट हुआ ना सर, ये मैंने जी पे किया, ठीक है। सेम टू सेम आप निफ्टी पे भी लगा सकते हो, जिस पे मर्जी लगा सकते हो, किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में लगा दो, निफ्टी पे लगा दो, सेंसेक्स पे लगा दो, आपकी मर्जी। अब ये देखो सर, ये रहा आपका एवरेज लाइन, ये मार्केट का, ये जी का एवरेज लाइन है, दिख रहा है क्या? जी का एवरेज लाइन, जहां जहां मेरा रेड लाइन जा रहा है ये एवरेज लाइन है, और ये जो दोनों ऊपर में जो ब्लू लाइन के थ्रू से दिखाया गया है ये सिंपल एवरेज है, ठीक है सर, ये 20 दिन का सिंपल एवरेज है। और साथ में ये जो दिख रहा है ना सर, एक अपर और एक लोअर,
ये एक अपर, ये एक मतलब ऊपर में एक ब्लू लाइन और नीचे एक ब्लू लाइन, इसको घेर लिया। ये जो ऊपर वाला एरिया है ना सर, इसको बोलते हैं +2, और ये जो नीचे वाला एरिया है ना, इसको बोलते हैं -2। कुछ समझे सर? ये +2 -2 क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन है। +2 -2 क्या है सर? स्टैंडर्ड डेविएशन है। अभी आपको मैं समझाऊंगा कि ये स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, और उसको कैलकुलेट करके आप देखो एसडी कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो तो स्टैटिस्टिक्स है। आप बोलोगे तो मैं একটা बाद में কথা आपको। বলবো দাদা? हाँ बोलो सर, बोलो আমি बोलो। দাদা আমি এই জিনিসটার নামটা জানতাম না, हम्म, বাট ইউটিলাইজ মানে এটা কিভাবে ইউটিলাইজ হয় সেটা জানতাম। মানে এই যে अच्छा। টোটাল তুমি যেটা ব্যাপারটা বললে না, আমি हम्म, যখন কোনো চার্ট খুলতাম এই মাঝখানে তুমি লাইন চার্টটা যে চার্টটা খুলেছিল ওটা খোলো দিয়ে, देख। এই যে রেড কালারের মাঝখানে যে লাইনটা আছে না, हम्म, এই লাইনটাকে আমি ডেইলি বেসিসে যদি কোনো স্টকে যদি রেকমেন্ড করতাম, এই লাইনটাকে তোমার অ্যাভারেজ মেনটেন করতাম। আর हाँ यही तो ওপরে एवरेज যেটা, है। হ্যাঁ, हाँ, ওপরে दिस যেটা इज एवरेज। স্ট্যান্ডার্ড টু বলছিলে না, এটা हम्म, 5 দিনের অ্যাভারেজ করে তার মিডিল পয়েন্টটা যেটা ছিল ওটার हम्म, হচ্ছে টার্গেট প্রাইস দিতাম। আর নিচে यस, নেগেটিভ যেটা একটু রয়েছে বললে, এটাকে ডিভাইড করে মানে 5 দিনের অ্যাভারেজ করে তার ডিভাইডেড বাই 5 করে যেটা বেরোতো পয়েন্টটা, সেইটাকে আমি নেগেটিভ ফল হলে মানে ফর ফিলিং এর জন্য অ্যাভারেজ দিতাম। यस, यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट सुमित। ये जो एनालिसिस तुम लोग करते আমি हो ना। এটা ব্যাপারটা জানতাম না, এই প্রথম আমি তোমার থেকে শুনলাম, কিন্তু কাজটা জানতাম। अच्छा चलो बढ़िया है। काम पता है बट स्टोरी क्लियरली नहीं पता, कोई बात नहीं। अल्टीमेटली जानने से मतलब है, बट क्लियर नॉलेज बहुत ज़रूरी है सर, ठीक है। तो ये सुमित भी एनालिसिस देता रहता है, गोपी भी करता है एनालिसिस, अनुभव आप लोग जानते हो। तो इन लोग भी एनालिसिस जब क्रिएट करता है ना, तो ये लोग यही चीज़ फॉलो करता है कि ये एक वन ऑफ द रीजन है कि कोई भी स्टॉक मार्केट में कितना देता है ना सर, आप देखना ग्रुप में बात करते रहता है, टारगेट इतना जाएगा, ठीक है। टारगेट ऐसे बोलते हैं कि सपोज जैसे ये 318 चल रहा है अभी मार्केट में, ये इनका टारगेट जा रहा है से फॉर एग्जांपल 360, ठीक है। और लोएस्ट टारगेट एक दे देता है ये लोग मोस्ट प्रोबेबली आपका से फॉर एग्जांपल 220 या फिर 260 समथिंग, ठीक है। तो सवाल यही है कि ये जो स्टॉप लॉस कहाँ देना चाहिए, टारगेट कहाँ फिक्स करना चाहिए, इसमें ये बॉलिंजर बैंड बहुत हेल्प करता है, ठीक है। लेकिन अभी पूरा सुन लो, पूरा सुन लो, इतना पेशेंस रखे हो तो प्लीज़ पूरा कंप्लीट करो, ठीक है। उसके बाद हम एनालिसिस में फिर से आएंगे। मैं फिलहाल आपको मैं बॉलिंजर बैंड देखने में कैसा होता है वो मैंने आपको बताया। ये जो अभी मैं आपको बताया ये बस ज़्यादा कुछ नहीं बताया, मैं आपको इतना बताना चाहा कि सर ये बॉलिंजर बैंड है, ठीक है, दिस इज बॉलिंजर बैंड। और ये बॉलिंजर बैंड में एक अपर लाइन होता है, एक लोअर लाइन होता है, मतलब बॉटम एंड अपर, ठीक है। तो ये इसके बीच में एवरेज लाइन के थ्रू से आप स्टॉक के बारे में एनालिसिस क्या करोगे, दैट इज द बिग पॉइंट, ओके। अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं सब समझेंगे, ओके सुमित। देख जो भी आधा अधूरा है बातें क्लियर कर ले। तो पॉइंट फिर से देखो सर, मिडिल तीन, बीबी का क्या कंपोनेंट हो गया, 3 कंपोनेंट हो गया। बीबी हैज 3 कंपोनेंट्स। मिडिल लाइन विच इज 20 डेज सिंपल मूविंग एवरेज, मतलब ये जो बीच का लाइन है ना सर, ये बीच का लाइन जो आपको दिखाई दे रहा है, ये एक 20 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज होता है। सर अगर आप चाहोगे कि मैं 20 दिन का नहीं थोड़ा और चेंज करना चाहता हूँ, तो देखो सर क्या आपको दिखाई दे रहा है, आप चेंज कर सकते हो। लेंथ को 20 की जगह आप जो जितना दिन बोलोगे उतना दिन कर दो। देख रहे हो सर, चेंज दिख रहा है आपको, जैसे जैसे मैं चेंज कर रहा हूँ वहां पर चेंज हो रहा है रेड लाइन। क्या आप लोगों को ये बात दिखाई दे रहा है? हेलो। तो मैं फिर से 20 में लेके आ जाता हूँ सर, बिकॉज 20 इज माई स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट, ओके। 20 इज माई स्टैंडर्ड, बट आपको जो चाहिए आप वैसा कर सकते हो। और ये जो लेवल है इसको भी आप डेविएशंस को भी चेंज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं 2 का डेविएशन नहीं 3 का करना चाहता, मैं 4 का करना चाहता, 5 का करना चाहता, आप कर सकते हो। बट स्टैंडर्ड इज 2, ओके। शॉर्ट टर्म के लिए बेस्ट माना जाता है 2, ठीक है। अब आप आपके हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर रीसेट करके भी डिफॉल्ट को भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन नॉर्मल डिफॉल्ट तो 20 एंड 2 है जो बॉलिंजर ने यूज किया था, ठीक है। तो मैंने भी वही यहाँ पर आपके सामने यूज कर रहा हूँ, दिस इज बॉलिंजर एरिया। अब ध्यान से बात को सुनिए सब, रोशनी एंड ज्योति आप लोगों को क्लियर हो रहा है? अनिमेश, है दादा। ओके। तो अपर बैंड दैट इज, अब यहाँ पर सवाल है सर ये जो अपर बैंड है, अपर बैंड मतलब ये अपर एरिया, दिस इज कॉल्ड अपर एरिया। कहाँ गया अपर एरिया? दिस इज अपर एरिया, ठीक है, दिस इज अपर बैंड।
एंड ये जो एरिया है दिस इज कॉल्ड लोअर बैंड। तो कॉन्सेप्ट ये है, स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट ये है कि लोअर बैंड -2 अपर बैंड +2। अब इसको यूज कैसे करना है सीखेंगे, जस्ट वेट एंड वॉच सर। तो अपर बैंड एंड लोअर बैंड ये आपका मिडिल लाइन के बेसिस पे होगा। अपर बैंड दैट इज +2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मिडिल लाइन एंड लोअर बैंड दैट इज -2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मिडिल लाइन। अब ऐसे सोच सकते हो, जैसे मैं क्रिकेट का कॉन्सेप्ट ले रहा था, अब देखना कि जैसे विराट कोहली का एवरेज कितना है जानते हो, किसी का पता है? क्रिकेट देखते होंगे आप लोग। विराट कोहली का कौन सा एवरेज लेना है? टेस्ट एवरेज ले लेता हूँ, हाँ सर, या T20 लेना है? चलो विराट कोहली का एवरेज थोड़ा देख लेते हैं। विराट कोहली का स्टैटिस्टिक्स, मतलब क्रिकेटिंग बैटिंग स्टैटिस्टिक्स देखेंगे। ध्यान से देखना, यहाँ पर मुझे मिल जाएगा, कहाँ मिलेगा, अरे कहाँ गया, मैचेस, ये देखो कितना सारा स्टैटिस्टिक्स बना हुआ है। তুমি দাদা যেই চার্টই খোলো, লাইন আর বার চার্ট এই দুটোতেই তোমার কাজ হবে। नहीं वो नहीं, मैं एक्चुअली ये बताना चाहता हूँ कि ये जो डेविएशन है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है, एक्चुअली मैं उसका एक कॉन्सेप्ट क्रिकेटिंग से भी आपको मैं समझा सकता था, इसीलिए मैं देख रहा था। ये यहाँ पर मुझे थोड़ा दिख रहा है, ये देखो, देखो सर, विराट कोहली का नॉर्मल बैटिंग एवरेज है टेस्ट में 51, वनडे में 59, T20 में 52 एंड IPL में 37। अब IPL छोड़ो, अगर मैं सिर्फ टेस्ट क्रिकेट में बात करूँ, सिर्फ टेस्ट क्रिकेट में इसका बैटिंग एवरेज है 51, बट अगर आप इसका लास्ट 10 इनिंग्स देखोगे, विराट कोहली का लास्ट 10 इनिंग्स देखोगे, तो इसने 24 के एवरेज में रन बनाया। अब बात समझ रहे हो सर? इसका कैरियर एवरेज है 51, बट लास्ट 10 इनिंग्स में इन्होंने 24 के एवरेज में रन बनाया, मतलब बहुत ही खराब है इस हिसाब से। मतलब ये इसका लोअर बैंड चल रहा है, आप समझ रहे हो मेरा बात, ठीक है? और कभी कभी ऐसा होता है कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे वो 80-90 के एवरेज में भी स्कोर करता है। तो सवाल यही है कि उसका एवरेज लाइन 51 है, लोअर बैंड इसका 24 है, अपर बैंड इसका 80 है, ठीक है? मतलब 50 से ऊपर कितना तक जाता है, 80 के एवरेज में भी रन बनाता है किसी किसी टाइम पे। लास्ट 10 इनिंग्स में ऐसा भी हुआ है विराट कोहली जैसे प्लेयर का, ठीक है, कि लास्ट 10 इनिंग्स में 80 एवरेज बना के रन किया है। और रिसेंट लास्ट 10 इनिंग्स, जो मैं रिसेंट 10 इनिंग्स मुझे पता है अच्छा परफॉर्म नहीं किया एज ए बैट्समैन, तो 24 के एवरेज में रन बनाया। तो कहने का मतलब ये है कि हर एक स्टॉक का, जैसे क्रिकेटर का भी आपको समझ में अगर आ रहा है ना कि इसका एवरेज है 51 का लाइन, और एक हो गया आपका लोअर बैंड, एक हो गया उसका अपर बैंड। तो अपर बैंड में जैसे क्रिकेटर का एवरेज भी जाता है, वैसे स्टॉक का भी एवरेज जाता है। तो हर एक क्रिकेटर हो, हर एक स्टॉक हो, उसका हर एक मतलब पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में जिसका भी अप एंड डाउन होता है, एक होता है एवरेज लाइन और एक होता है उसका अपर बैंड और एक होता है उसका लोअर बैंड। अब इसको स्टैटिस्टिकली +2 -2 यूज करके हम लोग यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स में देख रहे हैं सर, ठीक है? तो ये अपर बैंड लोअर बैंड कैसे डिसाइड किया जाता है, इसका एक आपको ओवरऑल कॉन्सेप्ट हमेशा हर चीज में दिखेगा, हर चीज में दिखेगा। मतलब नॉट जस्ट इन स्टॉक, इवन इन क्रिकेट, इवन इन एनीथिंग, आपको हर चीज में दिख जाएगा। तो अगर मैं आपको इन सिंपल बात करूं, स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट which measures the variance of a particular variable from its average। एवरेज से वो कितना, जैसे विराट कोहली का मैंने क्यों बात किया आपसे कि विराट कोहली का टेस्ट एवरेज है 51 का, एवरेज से वो कितना आप जा सकता है। तो अगर मैंने आपको जैसे बोला कि एवरेज से वो 80 तक जा सकता है, एवरेज से कितना डाउन जा सकता है, तो वो एवरेज से 24 तक जा सकता है। तो इसका मतलब ये हो गया उसका लोअर बैंड एरिया और ये हो गया उसका अपर बैंड एरिया। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि स्टैंडर्ड डेविएशन अब हमें क्या हेल्प करेगा? In finance, the standard deviation of the stock price represent the volatility of the stock। जैसे ये 51 इसका एवरेज है और कभी ये 80 भी बनाता है लगातार 10 इनिंग्स में, और कभी लगातार 10 इनिंग्स में 24 रन भी बनाते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? ये विराट कोहली का क्या हो गया सर? ये विराट कोहली का वोलाटिलिटी हो गया ना। अरे ये विराट कोहली का वोलाटिलिटी हुआ कि नहीं हुआ, बताओ ना सर। है दादा, है ना? तो एग्जैक्टली जैसे ये विराट कोहली का वोलाटिलिटी है, ऐसा हर स्टॉक का अपना वोलाटिलिटी होता है। तो बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन से आपको क्या पता चलेगा? स्टैंडर्ड डेविएशन से आपको पता चलेगा किसी भी स्टॉक का वोलाटिलिटी। ओके, फॉर एग्जांपल आपने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया। स्टैंडर्ड डेविएशन देखो, आपको करने का जरूरत नहीं है, आज के डेट में सभी चीज सॉफ्टवेयर कर देता है, बट फिर भी आपको मैं समझाता हूँ कि स्टैंडर्ड डेविएशन, अगर आप स्टैटिस्टिक्स का पुराना क्लास एक बार
ओपन करके देखते हो, या फिर मैम कराते हैं, कभी बोलोगे तो मैं आपको शेयर करूंगा स्टैंडर्ड डेविएशन, अगर भूल गए तो। अगर याद है तो कोई बात नहीं, पुराना किताब ओपन करो और देखो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते थे। ठीक है, आप लोग सभी कोई स्टैटिस्टिक्स पढ़ के आए हो, आई नो सब। तो कहने का मतलब है कि जब 12% स्टैंडर्ड डेविएशन किसी चीज में बताता है, व्हेन दे से कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज 12%, इट इज एज गुड एज सेइंग दैट वोलेटिलिटी ऑफ द स्टॉक इज 12%। इसका मतलब यही हो गया कि स्टॉक का वोलेटिलिटी है 12%। ओके, मतलब ये 12% पॉजिटिव और 12% नेगेटिव तक जाता है। समझ रहे हो सर? किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, हर चीज का एक टाइम पीरियड होता है, आप चाहे जितना दिन के लिए आप हिसाब करोगे। नाउ इन बीबी, मतलब बीबी मतलब बॉलिंजर बैंड। ओके, बॉलिंजर बैंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज अप्लाइड ऑन दी 20 डे SMA। इसका अप्लाई कहाँ होता है? 20 दिन का एक एवरेज लाइन बना जाता है। अपर बैंड को +2 SD, एंड बाय यूजिंग +2 SD वी सिंपली मल्टीप्लाई SD by 2 एंड एड इट टू द एवरेज। ध्यान से देखो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज इज 7800। ये निफ्टी का है, 2014 का डेटा है, रिसेंट डेटा आपको मैं अभी यहाँ पर यूज करके दिखा रहा हूँ। रिसेंट डेटा आप यहाँ पर देख सकते हो, ये निफ्टी है, ये 20 डे निफ्टी का एवरेज कितना है? हाँ सर, 20 डे 17,000 समथिंग। चलो मैं बॉलिंजर बैंड यूज करके आपको बताता हूँ। ये रहा, तो ये आपका 20 दिन का बॉलिंजर बैंड का एरिया है, जिसमें 20 दिन का निफ्टी का एवरेज लाइन आपको करंट लेवल में दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इसी चीज को आपको मैं फिर से किताब से दिखा रहा हूँ। देखो सब, फॉर एग्जाम्पल इफ द 20 डे SMA इज 7800, 7800 का है। ठीक है, ये उस टाइम का निफ्टी चल रहा था 2014 के आसपास का, जब ये नोट्स लिखा गया था। एंड SD इज 75, तो स्टैंडर्ड डेविएशन 75 है। स्टैंडर्ड डेविएशन 75 का मतलब क्या है? अब SD 75 आपको कैसे मिलेगा, कहां से मिलेगा, मैं आपको अभी बताता हूं। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन 75 है, मतलब निफ्टी कितना डेविएट किया, सिंपल बात है, कितना नंबर पे डेविएट किया। 20 दिन का एवरेज से अगर सिंपल डेविएशन 75 पॉइंट का है, ठीक है, ऐसे हम लोग रोज का देखते रहते हैं सर, रोज हम लोग कोई ना कोई स्टॉक को देखते रहते हैं। से फॉर एग्जांपल ये जी एंटरटेनमेंट कितना पॉइंट पे, कितना परसेंटेज पे डेविएट कर रहा है, आपको नहीं दिखता है क्या? दिखता है ना, 25% में डेविएट किया। ठीक है, ये आप अपर हुआ मतलब बुलिशनेस हुआ, कभी नेगेटिव जाता है तो नेगेटिव भी दिखता है। तो एग्जैक्टली कभी 75 पॉइंट पे नेगेटिव हो सकता है, कभी 75 पॉइंट पे पॉजिटिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द स्टॉक टू स्टॉक। हर स्टॉक का, निफ्टी का, सेंसेक्स का अपना अपना डेविएशन पॉइंट आपको मिल जाएगा। तो सवाल यही है कि अगर SD 75 है, तो 75 7800 का कितना परसेंटेज होता है, बताओगे कोई मुझे? 75 बाई 7800 इंटू 100 कितना होता है? हाँ सर, 75 बाई 7800 इंटू 100 कितना हो जाएगा? क्या 0.96% आ रहा है? कैलकुलेट करके बताना, रोशनी, ज्योति, विक्रांत, बताओ क्या है 0.96% दादा। हो रहा है ना? तो इसका मतलब अगर 7800 पॉइंट का 20 दिन का मूविंग एवरेज है और उसमें अगर स्टैंडर्ड डेविएशन 75 का आता है पॉइंट का, इसका मतलब कितना परसेंटेज में चेंजेस हुआ? 0.96% में चेंजेस हुआ। जैसे यहाँ पर जी का जो मैंने आपको ओपन करके दिखा रहा था, जी में कितना डेविएशन हुआ लास्ट 5 दिन का डेटा? 25% का, मतलब ये लास्ट 5 दिन में 25% डेविएट हुआ है। लेकिन अगर मैं पीरियड को चेंज कर दूँ, लास्ट 1 मंथ में 87% चेंजेस हुआ है, लास्ट 6 मंथ्स में 62%, लास्ट 1 ईयर में 60%, लास्ट 5 साल में नेगेटिव दिखा रहा है सर। कुछ बात समझ में आ रहा है सर? लास्ट 5 साल में 41% नेगेटिव में है, मतलब इससे पहले स्टॉक और अच्छा था, 600 के आसपास था। जी एंटरटेनमेंट में बात कर रहा हूँ। ओके, तो पर्टिकुलर स्टॉक टू स्टॉक आपको अलग दिखने को मिल जाएगा। तो सिंपल बात यही है कि ये डेविएशन पॉजिटिव लेवल में भी आ सकता है, नेगेटिव लेवल में भी आपके सामने आ सकता है। नाउ पॉइंट इज दैट आप इसको बॉलिंजर बैंड में यूज कैसे करते हो, देखो सर ध्यान से। इफ 20 डे SMA 7800 एंड SD इज 75, 0.96% आपका हो गया डेविएशन का परसेंटेज। तो +2 SD कैसे यूज करना है, मतलब 7800 पे +2 SD मतलब 75 इंटू 2 करना है। 7800 प्लस 75 इंटू 2, ये कैलकुलेशन कॉन्सेप्ट है। 75 इंटू 2 करने से आपका 7800 के साथ कितना हो जाएगा सर? 7950। समझ में कुछ आया सर? 7950 कैसे आया? 79 5 इज माई SD,
इसको +2 करना है, मतलब डेविएशन +2 में हो रहा है ना सर, +2 SD है, अब +3 भी कर सकते हो, स्टैंडर्ड है +2 SD, तो 75 इंटू 2 करना है और उसको प्लस कर देना है, ठीक है 7800 के साथ, बिकॉज करेंटली 7800 20 दिन का हिसाब से चल रहा है, तो 7800 प्लस 75 इंटू 2, ये अमाउंट ऐड करने से आपका आ जाता है 7950। ये निफ्टी जा सकता है, उस टाइम के हिसाब से बनाया गया था, ठीक है। अब +2 स्टैंडर्ड डेविएशंस करके आपको 7950 मिला। लाइकवाइज -2 SD भी करके देख लो एक बार कि अगर नेगेटिव में बेरिश में जाएगा तो कितना जाएगा। तो इसमें आपको फिर से क्या करना है, 7800 जो करेंटली 20 दिन का एवरेज लाइन है, इससे माइनस कर देना है 2 इंटू 75, तो इसमें आपका आ जा रहा है 7650। तो अभी बताओ सर मुझे, सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है कैलकुलेशंस में, कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ सर। अभी देखो एक बार कि आपका 20 दिन का एवरेज कितना है, सिंपल मूविंग एवरेज लाइन, जो आपको ऑटोमेटिक स्क्रीन में आप जब भी लाते हो आपको ऑटोमेटिक शो करता है। ये रहा आपका 20 दिन का एवरेज लाइन, है ना सर, दिस इज योर 20 डेज एवरेज लाइन, दिख रहा है ना, ये आपका 20 दिन का एवरेज लाइन निफ्टी का दिखाई दे रहा है। अब ये अपर बैंड जो है, ये करंट अपर बैंड है सर, ये देख रहे हो सर आप, ये करेंटली अपर बैंड, ये देखो 17500 ये एवरेज है, अपर बैंड है इसका 7853 और लोअर बैंड है इसका ऑलमोस्ट 17000, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। अरे एवरेज है 17500, अपर बैंड में जा रहे हैं 17853, लोअर बैंड में है ये 17000 ऑलमोस्ट, करंट डेटा है। और मैं आपको किताब से जो मतलब नोट से पढ़ा रहा हूँ वो पुराना डेटा है, अब वहां का भी तब का भी देख लो, अब का भी देख लो, ओके। तो ये ओल्ड डेटा है, 2014 के आसपास का डेटा है ये। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि 20 डे ऐसे में अपर बैंड एंड लोअर बैंड का कैलकुलेशन कैसे हुआ। हाँ सर, मतलब अगर मैं आज के डेट के हिसाब से आपको बताऊं कि 17853, 17500 एंड 17000, 17000 लोअर बैंड, 17853 अपर बैंड एंड 17500 सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 20 डेज, ये तीनों चीज कैसे कैलकुलेट हुआ, इज दिस पॉइंट क्लियर सर? आप लोगों का हाँ ना बहुत इंपॉर्टेंट है सर, बताओ। अरे किसी का आवाज नहीं है क्या, क्लियर नहीं है है? दादा। सिर्फ रोशनी को ही क्लियर है? ओके ज्योति, अनिमेश का आवाज बहुत देर तक नहीं मिला, सुमित बोल। हाँ दादा क्लियर हो गया। ओके अब देखो अभी भी खेल खत्म नहीं हुआ, अभी भी खेल खत्म नहीं हुआ, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अब देखो खेल कहाँ तक जाता है। अब स्टैटिस्टिकली बात करना है, आप लोग भी कल से, जो लोग एनालिसिस नहीं कर पाते हो, कल से एनालिसिस आप लोग भी चालू कर देना। स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग द करंट मार्केट प्राइस शुड होवर अराउंड द एवरेज प्राइस ऑफ 7800, ओके। मतलब ये पुराना हिसाब से बता रहा हूँ, अगर मैं आज के हिसाब से बताऊं तो 17,853 जो करेंट निफ्टी है, ओके। अच्छा अपर बैंड, if the current market price is around 7950, अगर current market price is around 7950 then it is considered expensive, है ना। अगर current market price is around 7950, मतलब इस हिसाब से बता रहा हूं मैं आपको, अगर current market price 7950 के आसपास है तो इसका मतलब क्या है कि एक्सपेंसिव है with respect to the average। वैसे एवरेज कितना है हमारा, करेंट एवरेज 17500 है, तो 17500 अगर एवरेज है और करंट मार्केट प्राइस 17853 अपर बैंड है, तो क्या लगता है आप लोगों को? हाँ सर, 20 दिन का एवरेज ये है और अपर बैंड जा रहा है 17853, तो क्या लगता है करंट मार्केट थोड़ा एक्सपेंसिव चल रहा है क्या रे? एवरेज से ज्यादा है मतलब एक्सपेंसिव है, यस और नो? है ना। तो इस पॉइंट पे आपको क्या करना चाहिए, वन शुड लुक एट द शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज। मतलब ये सिंपल बात है कि अगर एवरेज से ज्यादा चल रहा है तो आपको शॉर्टिंग करने का मौका मिल सकता है, बट जरूरी क्या है कि हमेशा आपको शॉर्टिंग करने का मौका मिलेगा? ये भी तो हो सकता है कि ये मार्केट 17,853 से और आप में जाए, तब क्या करोगे? डोंट वरी सर, वेट करो, हर चीज का जवाब आपको पता चलेगा। ये तो एक सिस्टम है, ये सिस्टम के साथ भी आप मार्केट को समझ सकते हो। तो इफ द करंट मार्केट प्राइस इज अराउंड, तो मैं इसी पॉइंट से बता रहा हूँ, आप समझ के चलो कि करंट मार्केट प्राइस 79,950 है एंड देन इट्स कंसीडर्ड एक्सपेंसिव विद रिस्पेक्ट टू एवरेज एंड देन वन शुड लुक एट शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज, मतलब आप शॉर्ट सेल कर दो विद एन एक्सपेक्टेशन दैट प्राइस विल स्केल बैक टू इट्स एवरेज प्राइस, बिकॉज ये कॉमन सेंस है
कि अगर करंट मार्केट प्राइस 17,853 है तो ये आज नहीं तो कल अपना एवरेज प्राइस का जो एरिया है दैट इज 17,500 के आसपास आ ही जाएगा। हाँ सर, क्या लगता है आप लोगों को कि हर एक इंसान हो या, है ना सर, आज नहीं तो कल वो अपने एवरेज के आसपास आ ही जाएगा। ये एक कॉन्सेप्ट हमेशा मार्केट में होता है, लेकिन ये अपना एवरेज लाइन चेंज भी कर सकता है। 17,500 इसका एवरेज लाइन है, तो ये एवरेज लाइन ये 20 दिन के हिसाब से है। अब आपको देखते हुए जाना है कि ये 20 दिन का एवरेज कितना दिन तक चलता है, मार्केट का दूसरा पैरामीटर भी देखना है। बट करेंटली इफ यू फोकस ओनली ऑन बोलिंजर बैंड देन ये आपको यही बताएगा सर 20 दिन के हिसाब से शॉर्ट ट्रेडिंग के लिए आपके लिए 17,500 मेन पॉइंट है। अब आज नहीं तो कल ये वापस आएगा, तो इस हिसाब से आपको ये सोचना चाहिए कि आपको शॉर्टिंग की तरफ देखना चाहिए, बिकॉज ये एवरेज प्राइस से ज्यादा चल रहा है। नाउ वेट, लास्ट में आपसे सवाल लूंगा मैं कि आपके मन में क्या चल रहा है। ओके, क्योंकि ये फिर से अपने एवरेज प्राइस पे आएगा, जो हमारे एग्जांपल के हिसाब से 7,950 अपर बैंड है, आज नहीं तो कल 7,800 पे आ ही जाएगा। ठीक है, देयरफॉर द ट्रेड वुड बी टू सेल 7,950 विद ए टारगेट 7,800। तो शॉर्टिंग करना है तो शॉर्टिंग का टारगेट क्या मिल गया आपको? शॉर्टिंग का टारगेट क्या मिल गया? शॉर्टिंग करना है कितने में सर? 7,950 में। और जब मार्केट 7,800 में चले जाए तब क्या कर लेना है? बाई कर लेना है। मतलब शॉर्टिंग में उल्टा होता है ना, फर्स्ट लेग में सेल करते हैं, सेकंड लेग में बाई करते हैं। सिमिलरली अगर आज के डेट में अगर आप सोचते हो 17,853 में क्या 53 में बोल रहे हैं 17,853 में सेल कर दो और 17,500 में बाई कर लो, ये एक एनालिसिस है सर। ठीक है, दिस इज वन टाइप ऑफ एनालिसिस। ये शॉर्टिंग करना है तो फिर कितने में शॉर्ट करना है? करंट प्राइस में शॉर्ट कर दो और 17,500 में बाद में बाई कर लेना, तो आपका स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। तो ये शॉर्टिंग टेक्निक आपको सिखा दिया। ठीक है, लेकिन जरूरी है क्या यही होगा? उसके लिए आपको और सोचना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कब क्या करना है, कब कुछ नहीं करना है, कब क्या करना है और कब कुछ नहीं करना है। वेट सर, लाइकवाइज अब ऑपोजिट देखो, इफ करंट मार्केट प्राइस इज अराउंड 7650, अगर करंट मार्केट प्राइस 7650 के आसपास होता, मतलब लोअर बैंड के आसपास, अगर करंट मार्केट प्राइस लोअर बैंड के आसपास होता, इट इज कंसिडर्ड चीप विथ रिस्पेक्ट टू एवरेज प्राइस and one should look at buying opportunities with an expectation that price will scale back to its average price। मतलब मेरा मानना है, मतलब मेरा मानना नहीं, मार्केट का मानना है कि मार्केट का एवरेज कितना है इस हिसाब से 17,500, और करंट प्राइस अगर एवरेज करंट प्राइस अभी ज्यादा चल रहा है, 20 दिन का एवरेज अभी क्या है ज्यादा, 20 दिन के एवरेज से मार्केट प्राइस ज्यादा चल रहा है, और लोअर मतलब आपका लोअर बैंड क्या बता रहा है सर? लोअर बैंड कितना बता रहे हैं? 17,000 बता रहे हैं। अगर ये करंट प्राइस होता, हाँ सर, अगर लोअर बैंड 17,000 होता तो आपका सोच क्या होता? मतलब करंट मार्केट प्राइस अगर 17,000 होता, आपका सोच क्या होता? ये आपका एवरेज है 20 दिन का, एवरेज है 17,500 और लोअर बैंड है 17,000, जो करंट मार्केट प्राइस अगर होता तो आप क्या सोचते? बाई का, है ना, तब आप बाइंग के लिए सोचते हैं, बिकॉज आज नहीं तो कल वो फिर से अपना 17,500 में पहुंचेगा, बिकॉज जो उसका एवरेज है वहां पर तो आज नहीं तो कल टच करेगा ही। उसका नेचुरल इंस्टिंक्ट है ये, एवरेज किसी भी चीज का नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है ना। जैसे मैं अपने लाइफ से समझता हूँ कि जैसे मेरे को सुबह उठने का आदत बहुत खराब है। कई बार मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, ठीक है, मेरे को बहुत इच्छा होता है कि 5 बजे उठूंगा, मेरा बहुत आदत खराब है सर, मैं नहीं कर पाता, अभी तक नहीं कर पाया। सिर्फ बचपन में जब मिशन रामकृष्ण मिशन में रहता था तब जबरदस्ती एक रूल्स था, करना पड़ता था, उसके बाद से मैं कभी नहीं कर पाया। तो कई बार मैम से मुझे डांट भी पड़ता रहता है हमेशा, क्या रामकृष्ण मिशन में क्या शिक्षा मिला है, तो जो भी हो शायद नहीं ले पाया, सुबह उठने वाला शिक्षा एकदम नहीं ले पाया। तो पॉइंट है कि मैं कभी किसी मंथ में 2 बार 5 बजे उठ गया और जॉगिंग के लिए चला गया 5 बजे उठ के, और नॉर्मली मैं उठता हूँ सर 7 साढ़े 7 बजे, ये मेरा एवरेज है। कभी कभी जब छुट्टी रहता है तब मैं क्या करता हूँ 8 बजे भी उठ जाता हूँ, 8 साढ़े 8 भी हो जाता है। एवरेज मेरा क्या है 7 साढ़े 7। कभी कभी अपर बैंड में 8 बज जाता है और कभी कभी मतलब ये लोअर में 5 बज जाता है। ये इसको एक्चुअली अपर बैंड मानना चाहिए, ठीक है, और इसको एक्चुअली लोअर बैंड मानना चाहिए। लेकिन सर नॉर्मली आज नहीं तो कल मेरा जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है वो क्या है 7 साढ़े 7, तो मैं इसी टाइम पे उठूंगा ना। हाँ सर, नेचुरल है यही मेरा। ये ज्यादा छुट्टी मिलने पे आलसी में, जब ज्यादा आलसी हो जाता हूं मैं तब करता हूँ,
और ये मैं कभी कभार बहुत ज्यादा चंट बन जाता हूँ तब करता हूँ, बट ना ही मेरा ये वाला चंट मेरा एवरेज है और ना ही ये आलसी मेरा एवरेज है। मेरा एवरेज तो ये है। तो क्या लगता है आज नहीं तो कल तो मेरा ये आदत फिर से आ जाएगा ना, या फिर अगर बहुत कुछ बड़ा चेंजेस हो जाए मेरे अंदर, ठीक है, मैं बहुत डिसिप्लिन बन जाऊं तो शायद मेरा 5 ही एवरेज बन जाएगा। लेकिन इसके लिए बहुत मेहनत और मशक्कत करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा उस पर्टिकुलर स्टॉक में कुछ ऐसा फंडामेंटल मैटर आ रहा है कि नहीं, कि हाँ बंदा 5 बजे ही उठेगा, ठीक है, या फिर बहुत खराब कुछ कि वो 8 बजे ही उठेगा। कुछ समझ में आ रहा है सर? हेलो, एवरेज में आपको आज नहीं तो कल पहुंचना है, इसका लॉजिक कुछ समझ में आ रहा है सर? नहीं आया समझ में? हाँ रोशनी, नहीं आया समझ में? না দাদা একটু একবার বলো। কিছু বুঝতে পারলি না? কোন জিনিসটা বুঝতে পারলি না বল? कौन सा चीज समझ में नहीं आया वो तो बता। ওই লাস্ট एक्चुअली मैं बेसिकली ये कहना था कि आपका मार्केट कितना है, 17,500 करेंटली है। अगर करेंट मार्केट प्राइस 17,000 होता, जो लोअर बैंड के क्लोज होता, अगर करेंट मार्केट प्राइस 17,000 होता, जो एवरेज से क्या होता, एवरेज प्राइस से लोअर होता। तो अगर आपका करंट मार्केट प्राइस लोअर है, कितना लोअर है, एवरेज से भी लोअर है, तो आज नहीं तो कल आप 17,500 में फिर से पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे? जो मैं अपने হ্যাঁ यही पॉइंट में क्या बताया, मैं अपने नींद से बता रहा था। जैसे अगर मैं तेरे तू अपने हिसाब से भी सोच कि नॉर्मली तू कितने बजे उठती है, मैं मान के चलता हूँ कि तू 7 साढ़े 7 बजे रेगुलर बेसिस में तेरा एक एवरेज मतलब अर्ली मतलब नींद से उठने का आदत है, ठीक है, ये तेरा एवरेज है। लेकिन जिस दिन छुट्टी रहता है तो क्या करता है, 8 साढ़े 8 में उठते हैं, ओके। लेकिन कई बार तेरे को ऐसा लगता है कि नहीं सुबह उठ के थोड़ा वॉकिंग में जाना चाहिए, तो 5 साढ़े 5 में उठ जाता है। तो ये तेरा गुड परफॉर्मेंस है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, ये तेरा बहुत बैड परफॉर्मेंस है, और ये तेरा एवरेज है। तो क्या लगता है आज नहीं तो कल तू किस चीज में ज्यादा फोकस करेगा? अगर सब कुछ नॉर्मल रहे, बहुत खास कुछ नहीं हो रहा है, तो नॉर्मली क्या होगा? तो अगर कभी 8 साढ़े 8 का आदत बना लिया तो क्या ये आदत तेरा रहेगा, या फिर तू फिर से आज नहीं तो कल 7 साढ़े 7 में वापस आ ही जाएगा? এভারেজে চলে আসবে। एग्जैक्टली ना। तो वही मार्केट भी उसी तरह काम करता है, ठीक जैसे हमारा नींद भी काम कर रहा है, ठीक है, विराट कोहली का इनिंग्स जैसे काम कर रहा है, वैसा ही मार्केट भी उसी तरह का मतलब अपने आप को करता है। बॉलिंजर यही बात करना चाहता है, इन सिंपल बॉलिंजर यही बात करना चाहता है कि आज नहीं तो कल आपको एवरेज में आना ही पड़ेगा, ठीक है। तो उस टाइम पे आपका मार्केट प्राइस देखो, अब बाइंग कितने में करना है आपको, अब सुमित के लैंग्वेज में आ जाते हैं, बाई कर लेना चाहिए आपको लोअर प्राइस में 7650, जो आपका करंट प्राइस है, इसी प्राइस में बाई कर लो। जो करंट मार्केट प्राइस जो क्लोजिंग मतलब लोअर बैंड के आसपास है, और कितने में सेल करना चाहिए, टारगेट क्या फिक्स करना चाहिए, एवरेज को 7,800। अगर मैं करंट हिसाब से बोलूं तो ये 2014 के हिसाब से बता रहा हूं, अगर मैं आपको करंट प्राइस के हिसाब से बताऊं तो आपको बाई कर लेना चाहिए कितने में? सुमित बोल, क्या हिसाब बता रहे तेरा, कितने में बाई करना चाहिए? 17,000 17,000 और टारगेट? টার্গেট থাকতো তখন 17,500, তখন অ্যাভারেজটাও তো তোমার ওইটাই হয়ে যেত। यस, थैंक यू सर, समझ में आ रहा है। टारगेट होना चाहिए 17,500, बाई करना चाहिए करंट प्राइस में, और क्या। सिंपल बॉलिंजर बैंड से आपका मार्केट का एनालिसिस, कितने में बाई करोगे, कितने में टारगेट फिक्स करोगे। आ रहा है समझ में? विक्रांत क्या रे बोल। अनिमेश, अनिमेश का आवाज नहीं, अनिमेश बोल। ओके देखो, अभी देखो, द अपर एंड लोअर बैंड एक्ट एज ए ट्रिगर टू इनिशिएट अ ट्रेड। अपर बैंड एंड लोअर बैंड जो होता है ना, ये दोनों आपको ट्रेड इनिशिएट करने में बहुत हेल्प करता है, ट्रिगर करता है। तो ये एक बीपीसीएल का चार्ट है, भारत पेट्रोलियम का, उस टाइम पे दिया गया था, भारत पेट्रोलियम का चार्ट है। इसमें ये देखो सर, ये एवरेज लाइन है 20 दिन का एवरेज, ये आपका लोअर बैंड बन गया और ये आपका अपर बैंड बन गया। ध्यान से देखना सर, हाँ ध्यान से देखिएगा इस पॉइंट को एक बार, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कैसे दिख रहा है सर, ये वाला एरिया एक एनवेलप की तरह दिख रहा है। अरे
ये जो एरिया बना है क्या ये एक एनवेलप की तरह दिख रहा है? प्लीज टेल मी सर, है ना? हाँ दादा। एक्चुअली इसका एनवेलप ही बोलते हैं सर। ऐसे एनवेलप बहुत बार फॉर्म हो सकता है, ये भी एक यहाँ पर भी एक एनवेलप बना है। तो कब एनवेलप बनता है वो मैं आपको बताता हूँ, किस टाइम पे एनवेलप बनता है वो मैं आपको बताता हूँ, और एनवेलप जब बनता है तो आपको क्या करना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये एनवेलप फॉर्म हो गया सर, बट बाकी टाइम पे एनवेलप फॉर्म नहीं हुआ सर। तो जिस टाइम पे एनवेलप फॉर्म होगा उस टाइम पे आपको क्या सोचना है ये आपको आज पता चलेगा, ठीक है? और एनवेलप फॉर्म होने से क्या होता है ये भी समझ में आ जाएगा। ओके, तो वेट एंड वॉच सर, बॉलिंजर बैंड पे बात बाकी। अच्छा देखो, सेंट्रल ब्लैक लाइन, दिस इज द सेंट्रल लाइन जो 20 डे SMA का है, ठीक है? इज द 20 डे SMA। द टू रेड लाइंस प्लेस्ड अबव एंड बिलो द ब्लैक लाइन एट +2 SD -2 SD, जो आपको पता ही है ये +2 SD लाइन है और ये -2 SD लाइन है, ठीक है? तो +2 SD -2 SD मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन 2, स्टैंडर्ड डेविएशन -2। द आइडिया इज टू शॉर्ट द स्टॉक व्हेन प्राइस टचेस द अपर बैंड। आइडिया क्या है, जब प्राइस अपर बैंड टच करता है, जब प्राइस अपर बैंड टच करता है तो क्या करना है, शॉर्ट सेल करना है विद एन एक्सपेक्टेशन दैट इट विल रिवर्ट टू एवरेज। एक्सपेक्टेशन क्या है कि एवरेज में वापस आएगा। करंट मार्केट प्राइस हिसाब से अगर मैं बताऊं निफ्टी का 17,1853 अपर बैंड टच करके रखा है ना? एवरेज है इसका 17,500। तो अगर बॉलिंजर बैंड का सिंपल हिसाब माने तो क्या बोल रहे हैं, शॉर्ट सेल कर दो, टारगेट फिक्स कर दो 17,500 को, ठीक है? शॉर्ट सेल कर लो, ठीक है? इस पे बाई कर लो, इस पे सेल कर लो और बाई कर लो 17,500 पे। ये करंट मार्केट आपको बता रहा है। तो सिंपल बात है कि अपर बैंड टच करने से शॉर्ट सेल करना चाहिए अगर एवरेज नीचे है तो फिर सिंपल बात है, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट है कि अगर 17,853 जो है वो अगर ज्यादा चल रहे तो आज नहीं तो कल वो एवरेज में फिर से आएगा, ठीक है? लाइकवाइज वन कैन गो लॉन्ग व्हेन प्राइस टचेस द लोअर बैंड विद एन एक्सपेक्टेशन दैट इट विल रिवर्ट टू द एवरेज। तो लोअर बैंड हमारा कितना आया सर, 17,000। अगर लोअर बैंड 17,000 है और अगर मार्केट प्राइस करेंटली ऑलमोस्ट 17,000 के पास चल रहा है तो आपको बाय कर लेना चाहिए ये सोच के, क्योंकि आज नहीं तो कल ये 17,500 में पहुंचेगा। यस ना? तो आई हैव हाईलाइटेड यूजिंग ए डाउन एरो ऑल द सेल सिग्नल्स। ये BPCL का जो आपको दिखाई दे रहा है ना सर, अब ऊपर में ये जो इमेज करेंटली आपके सामने है, ठीक है? ये भारत पेट्रोलियम का एक ग्राफ बना हुआ है यहाँ पर। तो इसमें आपको क्या समझ में आएगा, डाउन एरो all the sell signals BB generated. While most of the signals worked quite well, there was a phase when the price stuck to the upper band. कई बार ऐसे होते हैं कि प्राइस अपर बैंड में ना चुपचाप रह जाता है। In fact, the price continued to drift higher and therefore even upper band expanded. This called envelope expansion. देखो सर ध्यान से, look at this point. ये हर पॉइंट पे अपर बैंड टच किया और आपको क्या बोला जा रहा है, भाई सेल कर लो। अरे देखो मार्केट का भी देखो, अगर कैंडल्स की भी देख सकते हैं ना, यहाँ पर जाओ शॉर्ट सेल करो, शॉर्ट टर्म शॉर्ट सेल कर लो, प्रॉफिट बुक करके देखो मार्केट नीचे आ गया, फिर शॉर्ट सेल करो मार्केट में प्रॉफिट हो गया, फिर शॉर्ट सेल करो फिर प्रॉफिट हो गया, फिर शॉर्ट सेल करो फिर प्रॉफिट हो गया। कुछ समझ में आ रहा है सर? या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हो, अब ऐसे भी सोच सकते हो, यहाँ पर बाई कर लो, यहाँ पर जाके सेल कर लो, यहाँ पर बाई कर लो, यहाँ पर जाके सेल कर लो, यहाँ पर बाई कर लो, यहाँ पर जाके सेल कर लो। सिग्नल दिखाई दे रहा है क्या? हेलो, कुछ सिग्नल समझ में आया? मार्केट नॉर्मल जब भी मूवमेंट देता है, मतलब ये आपका बॉलिंजर बैंड में, ये आपको सिग्नल देता रहता है सर, ये आपको सिग्नल देता रहता है। सिंपल बात है कि मार्केट का जब अपर मूवमेंट टच किया है, ये देखो ये आप मूवमेंट टच किया ना यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, शॉर्ट सेल करो, छोटा मोटा शॉर्ट सेल है बट है ना शॉर्ट सेल, ठीक है? यहाँ पर भी टच किया है, शॉर्ट सेल करो, देखो मार्केट नीचे आया उसके बाद, ठीक है? तो जिस पॉइंट में मार्केट आपको शॉर्ट सेल करने के लिए बोल रहे हैं आप शॉर्ट सेल कर लो। लेकिन कुछ बात ऐसा भी हुआ है सर, जैसे कि ये वाला पॉइंट देखो कि अपर मूवमेंट में अपर और अपर हो रहा है, डाउन नहीं हो रहा है। तो जब अपर और अपर होता है तो क्या हो जाएगा, या डाउन और डाउन होता है तब क्या हो जाएगा, एनवेलप एक्सपेंशन हो जाएगा ना। क्या बात कुछ समझ में आ रहा है सर? मतलब मार्केट आप सोच रहे हो डाउन होगा बट डाउन नहीं, और अपर में जा रहा है। तो जब मार्केट और अपर, जैसे ये रिसेंट देखो ना, ये और अपर 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 जा ही रहा है, अपर बैंड में नीचे आने का चांसेस नहीं है इसका करेंटली। तो इसके लिए क्या हो रहा है सर, एनवेलप फॉर्म हो रहा है। क्या कुछ दिखाई दे रहा है आप लोगों को? एनवेलप फॉर्म हो रहा है सर, रिसेंट ट्रेंड में भी एनवेलप फॉर्म हुआ है, यहाँ पर भी एनवेलप फॉर्म हुआ है, और यहाँ पर भी एनवेलप एक एक्सपेंशन हुआ था। लुक दिस सर, बट बाकी टाइम पे ये नॉर्मल काम किया है।
कुछ समझ में आ रहा है? यस और नो? জিনিস জিজ্ঞাসা করা ছিল। हाँ बोल। তো এই এনভেলপটা ফর্ম হলে মানে মার্কেটের কি সিচুয়েশন হতে পারে? एग्जैक्टली वही तो मैं बोलूंगा। सुन तो सही, खत्म कहाँ हुआ। आपको अगर ये समझ में आ गया कि एनवेलप फॉर्म कब होता है, अब उसके बाद आपको क्या सोचना है, पहले बॉलिंजर बैंड समझ ले, फिर मार्केट के बारे में बात करता हूँ, ठीक है? तो पॉइंट इज वेरी सिंपल सर, कि डाउन एरो, ये जो डाउन एरो आपको यहाँ पर दिखाई दिया था, दीज आर द डाउन एरो, ये डाउन एरो से आपको मार्केट के बारे में ये सिग्नल दे रहा था आपको, शॉर्ट सिग्नल, भाई शॉर्ट कर लो, मार्केट छोड़ के निकल जाओ, मतलब बेसिकली शॉर्ट सेल में प्रॉफिट करो। लेकिन जब मार्केट में आप शॉर्ट सेल का सोच रहे हो, लेकिन मार्केट और क्या हो रहा है, मार्केट और हायर जा रहा है, ऐसे तो होता है जैसे करंट मार्केट कंडीशन, करंट मार्केट कंडीशंस भी वैसा ही है, करंट मार्केट कंडीशन वैसा ही है, लेकिन करंट मार्केट कंडीशंस में भी आपको कई बार शॉर्ट सेल का मौका मिलता है। जैसे देखो यहाँ पर भी एक शॉर्ट सेल का मौका मिला था, ये देखो, ये देखो, ठीक है? तो उसमें भी आपको कभी कभी छोटा मोटा मिल जाएगा, बट ओवरऑल अगर देखा जाए एनवेलप फॉर्म कर रहा है। लुक हियर सर, ध्यान से सुन लो पॉइंट, 5 मिनट सुनोगे पूरा क्लियर होगा। While most of the signals worked quite well, there is a phase when price struck to the upper band. In fact, price continued to drift higher, मतलब higher और higher हो रहा है. Therefore, even the upper band expanded. This is called envelope expansion. The BB's upper and lower band together forms an envelope. Upper band और lower band दोनों मिलके क्या बनाता है सर? Envelope form करता है. The envelope expands whenever the price drifts in a particular direction. Envelope कब बढ़ता है? जब कोई भी कंपनी का स्टॉक, कोई भी निफ्टी हो या कुछ भी, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शंस में बढ़ता है, या तो अपर डायरेक्शन या तो लोअर डायरेक्शन, इंडिकेटिंग ए स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। वो क्या इंडिकेट करता है आपको? एक स्ट्रॉन्ग मोमेंट इंडिकेट करता है, या तो बाई या तो सेल, या तो बाई या तो सेल। बात को ध्यान से सुनिएगा, जब भी एक्सपेंशन होता है एनवेलप, या तो बाई होगा या तो सेल होगा, या तो मार्केट डाउन में जाएगा या तो मार्केट अपर लेवल में, मतलब बुलिश होगा, पर्टिकुलर डायरेक्शंस में वो जाएगा। द बीबी सिग्नल फेल्स, बीबी सिग्नल फेल कब होता है? when there is an envelope expansion. envelope expansion में बॉलिंजर बैंड आपको कोई सिग्नल प्रॉपर्ली नहीं दे सकता। This leads us to an important conclusion. BB works well in a sideways market. जब मार्केट एवरेज में रहता है तब BB अच्छा काम करता है, एंड BB तब काम नहीं कर पाता जब मार्केट किसी पर्टिकुलर ट्रेंड में रहता है। अगर मैं रिसेंट ट्रेंड में जी नेटवर्क का ही बात कर लो आपसे, सर आप देखो। हाँ बोलो। লাইভ মানে এটা এক্সপেরিয়েন্স বলছি, মানে এই সিচুয়েশনে ওই জন্য তোমার টার্গেট প্রাইস গুলো হিট করে যায়। किस সিচুয়েশনস में? এই যে এখন মার্কেটে যে সিচুয়েশনটা রয়েছে, মানে তুমি যে বলছো যে মানে এনভেলপ ফর্ম করেছে, তো এই সিচুয়েশনে যদি কোনো টার্গেট মানে নিফটি ফিফটির উপরে বলে বা পার্টিকুলার কোনো স্টকে যদি এই সিচুয়েশন মুভমেন্ট হয়, মানে অটোমেটিক্যালি টার্গেট হিট করে যায়। हाँ वो तो करेगा। লোয়ার হোক যে কোনো টার্গেটই দাও তোমার এটা মানে যদি এই মানে ব্যান্ডটা যদি মানে সাপোজ বলছি এইটা দেখে তো অটোমেটিক্যালি যদি মানে মুভমেন্ট এমনি হবে যে এটা আপ হবে, তার উপরে যদি মার্কেটে যদি কোনো নিউজ থাকে তো অটোমেটিক্যালি তুমি মানে এই ধরো আমাদের এস্টিমেট থেকে 3% 4%-এর গ্রোথ থাকবে, কিন্তু সেটা 10% 12% যেমন ইয়েস ব্যাংকের ক্ষেত্রে হয়েছে রিসেন্টলি, মানে এইসব সিচুয়েশনের জন্যই হয় কি? नहीं देख, यहाँ पर बात थोड़ा अलग है, तो बात नहीं समझ पाया। यहाँ पर कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। देख, बॉलिंजर बैंड का जो मेन कॉन्सेप्ट है, बॉलिंजर बैंड का मेन कॉन्सेप्ट है जब मार्केट में कुछ नहीं है, जब मार्केट एक एवरेज सिस्टम पे चल रहा है, लाइक दिस सिचुएशंस, लुक दिस सिचुएशंस, ओके। बॉलिंजर बैंड जब नॉर्मल सिचुएशंस में चलता है, मतलब मार्केट में ज़्यादा कुछ नहीं है, साइडवेज मार्केट है, ठीक है, लाइक एकदम सिंपल लेवल में मार्केट चल रहा है, बहुत ज़्यादा हिला डुला नहीं है, नॉट वेरी वोलेटाइल। उस मूवमेंट में बॉलिंजर बैंड के थ्रू से मार्केट में जो डेली का टारगेट होता है ना, वो ज़्यादा अचीवेबल होता है। बट किस मूवमेंट में बॉलिंजर बैंड काम नहीं कर पाएगा? जैसे रिसेंटली ये जो जी का जो हुआ है लास्ट 4-5 दिन में, अब ये तो ड्रिफ्ट करता गया ना सर, ये देखो ये +2 लाइन ड्रिफ्ट करता गया, और क्योंकि ये +2 इतना बढ़ रहा है, यहाँ पर -2 स्टैंडर्ड डिविएशन भी नीचे की तरफ जा रहा है, बिकॉज एवरेज लाइन से वो दोनों काफी दूर का रिश्ता बना रहे हैं। अब ऐसी सिचुएशंस में बॉलिंजर बैंड काम नहीं करेगा। बॉलिंजर बैंड काम करता है जब मार्केट साइडवेज में रहता है, मतलब बहुत ज्यादा अप एंड डाउन नहीं, मतलब जैसे करेंटली जी में बहुत ज्यादा मूवमेंट आया है, अभी आप लोग देखा ना कि लास्ट 5-6 दिन में बहुत ज्यादा मूवमेंट लाया जी ने। अब ऐसे मूवमेंट में क्या काम करेगा? ऐसे मूवमेंट में बॉलिंजर बैंड आपको समझ में नहीं आएगा, बिकॉज इसके पीछे तो फंडामेंटल कुछ काम कर गया ना, इसके पीछे फंडामेंटल काम कर गया। लेकिन बॉलिंजर बैंड नॉर्मली कब काम करता है?
जब मार्केट में ऐसा कुछ न्यूज नहीं होता, रेगुलर ट्रेडर के बेसिस में मार्केट की कंपनी में लोगों का जो ट्रेडर जो लोग ट्रेडिंग करता रहता है, मार्केट में क्या सेंटीमेंट चल रहा है किसी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में, तब जब साइडवेज मार्केट होता है, साइडवेज मार्केट इन द सेंस यहाँ पर नहीं दिख सकता। साइडवेज में मतलब क्या बताऊं मैं, कोई नॉर्मल ऐसे स्टॉक लो जो रिसेंट ट्रेड में बहुत ज्यादा अप नहीं हुआ है, साइडवेज में है, ठीक है, ऐसा स्टॉक अगर आप चूज करोगे तो आपको साइडवेज समझ में आएगा। तो सिंपल बात है कि साइडवेज मार्केट मतलब, हाँ बोलो सर, कोई कुछ कहना चाहते हो? হ্যাঁ বলছি মার্জার ডকের একটা ইয়ে রয়েছে, স্টক রয়েছে। कंपनी बोल। মার্জার ডক ওই তোমার শিপ কোম্পানি, মানে ট্রান্সপোর্টেশন। मैजागन डॉक, হ্যাঁ शिप बिल्डर्स। इसका अगर मैं लास्ट एक हफ्ता का देखूं, देखो सर ये वाला छोड़ो, ये साइडवेज नहीं है, ये बहुत ज्यादा डाउन मूवमेंट किया है ना, दिस इज द साइडवेज मार्केट। ऐसे मूवमेंट में बॉलिंजर बैंड बहुत अच्छा काम करता है डे टू डे बेसिस में टारगेट फिक्स करने में, ठीक है। बट ऐसे कंडीशंस में बॉलिंजर बैंड काम नहीं करेगा मतलब क्या, ये आपके लिए एक अच्छा सिग्नल है, मतलब या तो मार्केट बहुत जोर का कुछ कर रहा है, मतलब उसमें टारगेट जैसे तू बोल रहा था ना कि सर उसमें अच्छा टारगेट फिक्स हो सकता है, मतलब उसमें आपका कैंडल खेल जाएगा, उसमें आपका कैंडल स्टिक्स खेल देगा, मतलब आपको एक बहुत अच्छा मौका मिलेगा मार्केट में कुछ पोजीशंस क्रिएट करने में, जो तू सुमित मुझे बोल रहा था कि इसीलिए क्या टारगेट फिक्स हो जाता है। यस, आपको समझ में आ जाता है कि बॉलिंजर बैंड के थ्रू से समझ में आ जाता है कि मार्केट में अब कुछ होने वाला है, या तो बहुत जोर का झटका लगेगा या तो बहुत जोर का मतलब पॉजिटिविटी आएगा। समझ में आ रहा है ना? अरे तो ये बीबी का जो अपर एंड लोअर बैंड है ना, ये दोनों एक साथ एनवेलप फॉर्म करेगा, और एनवेलप एक्सपांड्स व्हेनेवर द प्राइस ड्रिफ्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। पर्सनली अगर आप मुझे पूछोगे, whenever I use BB, I expect the trade to start working in my favor almost immediately. If it does not, I start validating the possibility of an envelope expansion. अगर BB मेरे हिसाब से काम नहीं कर रहा है, अगर BB मेरे हिसाब से काम नहीं कर रहा है, तो मेरे दिमाग में क्या चलेगा, एनवेलप फॉर्म होगा, इसका मतलब मार्केट में कुछ होने वाला है। तब आप कैंडल स्टिक्स में जोर देना चालू कर देना, बिकॉज कैंडल स्टिक्स में तब आपको कोई भी बुलिश हैमर हो, कुछ भी आपको दिख जाएगा, और उसका मतलब क्या है कि कुछ जबरदस्त होने वाला है। और साथ में अगर आप फंडामेंटल चीज भी स्ट्रांग रखते हो तो आपको क्या प्रॉब्लम, जैसे कि रिसेंटली जैसे जी वगैरह में हुआ है, या फिर और भी आपको बहुत सारा मिलेगा, निफ्टी में भी हो रहा है, तो ये इस तरह से बॉलिंजर बैंड आपको हेल्प करेगा। तो इन सिंपल अगर आप बॉलिंजर बैंड से क्या सीखें, बॉलिंजर बैंड आपको साइडवेज मार्केट में अच्छा पोजीशंस देता है, लेकिन जब मार्केट में एनवेलप फॉर्म होता है तब आपको एक सावधानी बरतता है, मतलब आपको बताता है कि मार्केट एनवेलप फॉर्म कर रहा है, मतलब देख लो भाई कौन सा कैंडल स्टिक्स आ रहा है, तो अब जबरदस्त मतलब अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हो। मतलब ये आपको शॉर्ट प्रॉफिट बुक करने में हेल्प करेगा, और साथ में आपको मार्केट का ये सिग्नल भी दे देगा मार्केट में एक बहुत बड़ा झटका लग सकता है, बिकॉज मार्केट या तो अपवर्ड मूवमेंट लेगा या तो मार्केट डाउनवर्ड मूवमेंट लेगा। हाँ सर, या तो मार्केट अपवर्ड मूवमेंट लेगा या तो मार्केट डाउनवर्ड मूवमेंट लेगा, और जिस मूवमेंट में ऐसा होता है तब भी एनवेलप एक्सपेंशन चालू हो जाता है। মানে এই মুভমেন্টে তোমাকে ক্যান্ডেল স্টিক ফলো করতে হবে। यस ऑब्वियसली, इस मूवमेंट में आपका सोच थोड़ा बदल जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज ये एवरेज लाइन से हट रहा है, कुछ तो बात होगा फिर उसका स्टॉक को लेके, कुछ तो मार्केट में हलचल हुआ होगा, कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव बात हुआ होगा, है ना। तो वो भी आपके लिए एक अलग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा, या आपके लिए एक अलग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा, या फिर होल्डिंग करने का भी एक सुझाव आ सकता है, यस होल्ड कर लो कुछ दिनों के लिए, स्विंग ट्रेडिंग में हेल्प करता है। ये सब इंट्राडे ट्रेडिंग था मोस्ट प्रोबेबली, मतलब ऑलमोस्ट, और ये सब आपको स्विंग ट्रेडिंग में हेल्प करेगा, वीकली मंथली ट्रेडिंग पोजीशंस पे हेल्प करेगा। नहीं समझ आया? হ্যাঁ দাদা পুরো বুঝে গেছি। सभी को पूछना चाहूंगा। है हाँ ज्योति, विक्रांत, बोलो सब क्लियर हो रहा है? Yes, sir. अनिमेश बोल। हाँ सर ठीक है। ओके सर, अब कुछ अदर इंडिकेटर्स के बारे में बात कर लिया जाए सर। ऐसे इंडिकेटर्स में बहुत सारा बात कर रहे हैं, ठीक है, बहुत दिनों से इंडिकेटर्स में बात कर रहे हैं, बट कुछ अदर इंडिकेटर्स, जैसे देयर आर न्यूमरस अदर टेक्निकल इंडिकेटर्स एंड लिस्ट इज एंडलेस। सीरियसली इंडिकेटर्स का एंडलेस इंडिकेटर्स है,
पागल ही हो जाओगे कि सारा का सारा इंडिकेटर्स को अगर करने जाओगे तो। देख रहे हो सर, इसमें से जो मेन है हम लोग ऑलरेडी क्लास में डिस्कस किए, और बाकी कुछ जो है जो ऑलमोस्ट आसपास का है, ठीक है। ऐसे बहुत सारा चीज हम लोगों ने किया, ऑसिलेटर्स वगैरह किए, बॉलिंजर बैंड तो किए ही हैं, मूविंग एवरेज तो किए ही हैं, ईएमए वगैरह किए हैं, ठीक है, एमएसीडी किए हैं, ऑलमोस्ट जो जो इंपॉर्टेंट है कर लिए सब, ठीक है। बाकी और भी कुछ इधर उधर छोटा मोटा है जो अगर आगे जाके मैं जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना, फिर अगर मुझे कोई चीज में मुझे लगेगा कि इंपॉर्टेंट है तो मैं एक्स्ट्रा के हिसाब से आप लोगों को कराऊंगा। बट बाकी जितना इंडिकेटर्स आप लोगों ने किया, अगर आप इसी इंडिकेटर्स को फॉलो करके अपना मतलब ट्रेडिंग लाइफ क्रिएट करना चाहते हो, आप बहुत अच्छा सक्सेस पाओगे सर, गारंटी देता हूं मैं, गारंटी देता हूं, अगर आप इस चीजों को रेगुलर बेसिस में प्रैक्टिस करते हो तो। अच्छा, द क्वेश्चन इज शुड यू नो ऑल दीज इंडिकेटर्स टू बी सक्सेसफुल ट्रेडर? द आंसर इज सिंपल नो। सीरियसली बता रहा हूँ, नॉट जस्ट मेरे से सीख रहे हो, आप किसी से भी पूछ लो, क्या सारा का सारा इंडिकेटर्स जानना चाहिए जो मार्केट में बहुत फेमस ट्रेडर बना है, अब उनसे भी बात कर लो, आपको एक ही जवाब मिलेगा, भाई 5-7 है इंडिकेटर्स, ठीक है, उसी को अच्छे से जान के अगर काम करोगे ना, अब अच्छा कर सकते हो। मतलब देखो क्रिकेट में बहुत सारा शॉट होता है, क्या आपको हर तरह का शॉट खेलना आना जरूरी है? नहीं सर, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अगर आपको पता है ना तो अच्छा शॉट बना सकते हो आप, ठीक है सर। तो आई हैव पर्सनली मेड मेनी एस्पायरिंग ट्रेडर्स हु स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी लर्निंग डिफरेंट इंडिकेटर्स। सीरियसली, आज काम का काम कुछ नहीं करता, सिर्फ ये इंडिकेटर सीख रहे, वो इंडिकेटर सीख रहे हैं। मतलब ये आजकल ऐसा हो गया ना कि कोर्स पे कोर्स करे जा रहा है, बट कोई ठोस नॉलेज नहीं है। हाँ सर, आजकल सर एक ट्रेंड बना है, ये कोर्स करना है, वो कोर्स करना है, मतलब कितना कोर्स करेगा, कुछ तो काम कर। हाँ सर, कुछ गलत बोल दिया क्या विक्रांत? क्या मैं सही बोला? आजकल एक ट्रेंड हुआ ना सर, ये कोर्स करना है, वो कोर्स करना है। अरे भाई कितना कोर्स करेगा, इतना कोर्स नहीं करना है, 2-4 जो है मेन करो, उसी में तुम देखना सक्सेसफुल बन जाओगे, वही बात है। तो the working knowledge of few basic indicators such as the one discussed in this module is sufficient sir, sufficient discussions हम लोग indicators में किए हैं। अब सवाल ये है सर, इतना सारा indicators भी देख लिया, कैंडल्स भी देख लिया, अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ सर चेकलिस्ट। क्या बताने जा रहा हूँ सर? चेकलिस्ट। बहुत वाइटल डिस्कशन होने वाला है अगला 10 मिनट, ध्यान से सुनिए, बड़ा मजा आएगा। In the previous chapter we started building a checklist that act as a guiding force behind the traders decisions to buy or sell. It is time to revisit that checklist। मतलब जैसे हम लोग फंडामेंटल में भी चेकलिस्ट करते हैं ना, वैसे ही हम लोग यहाँ पर टेक्निकल पे भी चेकलिस्ट कर रहे हैं। The indicators act as a tool which the trader can use to confirm their trading decisions. It is worthwhile to check what the indicators are conveying before placing a buy or sell order. Buy और सेल करने से पहले आप एक बार जरूर देख लो कि क्या क्या चेकलिस्ट में है आपका। While the dependence on indicator is not as much as S&R. S&R मतलब SNR मतलब क्या रे? सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। मतलब आप किसको कितना इंपॉर्टेंस दोगे? ऑब्वियसली सपोर्ट रेजिस्टेंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगा कंपेयर टू इंडिकेटर्स, ओके। द डिपेंडेंस ऑन इंडिकेटर इज नॉट एज मच S&R। और वॉल्यूम्स पे भी ज्यादा डिपेंड करना है, ठीक है। वॉल्यूम, S&R एंड कैंडलस्टिक्स पैटर्न, ये सबसे इंपॉर्टेंट है सर। उसके बाद इंडिकेटर्स। It is always good to know what the basic indicators are suggesting, but उससे पहले आप S&R को जानो, मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस को जानो, वॉल्यूम को समझो एंड मतलब कैंडल्स को समझो, ओके। ये 3 चीज सबसे पहले, उसके बाद इंडिकेटर्स पे जाना है। और हम लोग भी इसी तरह से पढ़ाई भी किए हैं, S&R भी पहले कैंडल्स जाने, फिर S&R जाने, फिर वॉल्यूम समझे, फिर जाके हम लोग इंडिकेटर्स में आए। अगर आप लोग नजर रखे हो मैटर पे तो आप लोग देखेंगे हम लोग इसी तरह से पढ़ाई भी किए हैं। नाउ पॉइंट इज दैट it is always good to know what the basic indicators are suggesting. For this reason I would recommend adding indicators in the checklist, but with a twist to it. मतलब आप थोड़ा ट्विस्ट कर लेना इंडिकेटर्स के साथ। I will explain the twist in a bit, but before that let us reproduce updated checklist. Okay, चलो सर अपडेटेड चेकलिस्ट देख लेते हैं। क्या अपडेटेड चेकलिस्ट है हमारे लिए? ध्यान से देखो सर। The stock should form a recognizable candlesticks pattern. जो स्टॉक आप चूज करते हो उसमें एक रिकॉग्नाइजेबल कैंडलस्टिक्स पैटर्न होना चाहिए। से फॉर एग्जांपल मारुबुजू हो, बुलिश हैमर हो, बेयरिश हैमर हो, जो आपको पसंद है, इंगल्फिंग हो, ये सब रिकॉग्नाइजेबल कैंडल है ना सर। स्पिनिंग टॉप, बहुत सारा है। S&R शुड कंफर्म द ट्रेड, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल ट्रेड को कंफर्म करें। स्टॉप लॉस प्राइस शुड बी अराउंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, यस सर।
याद होगा आप लोगों को, सपोर्ट रेजिस्टेंस में हम लोग स्टॉप लॉस प्राइस कैसे यूज करना सीखे थे। अगर भूल गए वापस रिवाइज कर लो एक बार। फॉर ए लॉन्ग ट्रेड द लो ऑफ पैटर्न शुड बी अराउंड द सपोर्ट। अगर आप लंबा जाना चाहते हो, मतलब लॉन्ग बाई, स्विंग ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट तरह का सोच रहे हो, तो लो ऑफ द पैटर्न शुड बी अराउंड द सपोर्ट, मतलब आपका जो पैटर्न का लो है वो आपका सपोर्ट के आसपास होना चाहिए। फॉर ए शॉर्ट ट्रेड, ये सब बात हो चुका है, अगर भूल गए वापस देखना पड़ेगा। फॉर ए शॉर्ट ट्रेड द हाई ऑफ द पैटर्न शुड बी अराउंड द रेजिस्टेंस। शॉर्ट ट्रेडिंग के लिए अगर आप शॉर्ट खेलना चाहते हो, मतलब शॉर्ट सेलिंग, तो फिर हाई ऑफ द पैटर्न शुड बी अराउंड द रेजिस्टेंस। मतलब रेजिस्टेंस आपको शॉर्ट सेलिंग में हेल्प करता है और सपोर्ट आपको लॉन्ग ट्रेडिंग में हेल्प करता है। लॉन्ग मतलब आज बाय करके कल सेल करना, और शॉर्ट मतलब आज सेल करके कल बाय करना, या फिर इंट्राडे में आज ही करना पड़ता है, ठीक है। और फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आप कल भी बाय कर सकते हो। यार सही बोला ना, फ्यूचर एंड ऑप्शंस मार्केट में शॉर्ट सेलिंग में आपको टाइम मिलता है, बट इंट्राडे मतलब नॉर्मल जो रेगुलर स्टॉक मार्केट है वहां पर भी आप कर सकते हो शॉर्ट सेलिंग, बट ओनली फॉर इंट्राडे पर्पस। वॉल्यूम के बारे में काफी डिटेल्स चर्चा हुआ था सर। वॉल्यूम शुड कंफर्म, वॉल्यूम पे एक बार जरूर ध्यान रखिएगा, बिकॉज वॉल्यूम बहुत हेल्पफुल है, रियली हेल्पफुल सर, ये आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। डोंट फॉरगेट वॉल्यूम। इंश्योर अबव एवरेज वॉल्यूम्स ऑन बोथ बाय एंड सेल डे, मतलब जिस दिन बाय करोगे, जिस दिन बाय करते हो स्टॉक को और जिस दिन स्टॉक को सेल करोगे, उस दोनों दिन में आप एवरेज जो होगा ना सर, वो एवरेज अबव एवरेज से ज्यादा होना चाहिए। मतलब नॉर्मल जो एवरेज है आपका स्टॉक का, उस एवरेज से वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए। एवरेज वॉल्यूम बाई और सेल डे में ज्यादा होना चाहिए, तभी जाके आप या तो बाई करो या तो सेल करो। बाई और सेल कब करना चाहिए, यू ऑल नो सर, बहुत सारा पॉइंट पढ़े हो। लो वॉल्यूम्स आर नॉट एनकरेजिंग, ऑब्वियसली कभी भी लो वॉल्यूम एनकरेजिंग नहीं होता है। हेंस डू फील फ्री टू हेजिटेट फाइल टेकिंग ट्रेड वेयर वॉल्यूम्स आर लो। मतलब अगर वॉल्यूम लो है किसी स्टॉक में अगर वॉल्यूम लो है, आप लोगों को पता है सर, बाइंग और सेलिंग का टोटल मिला के वॉल्यूम बनाया जाता है ना सर। बाइंग सेलिंग दोनों मिला के वॉल्यूम बनाया जाता है, कितना सारा दिन में लोग खरीद रहे हैं, कितना सारा दिन में लोग बेच रहा है, टोटल मिला के स्टॉक का वॉल्यूम क्रिएट होता है। इसका पूरा कैलकुलेशन सीखे थे हम लोग। और जब भी आपको वॉल्यूम में कुछ समझ में नहीं आता, फील फ्री टू हेजिटेट करना, एकदम आराम से हेजिटेट कर लो कि नहीं अभी कुछ नहीं करना है। इंडिकेटर शुड कंफर्म, अभी हम लोग काफी सारा इंडिकेटर पढ़ लिए सर, है ना। मेन बहुत सारा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हम लोग लास्ट 3-4 दिन से पढ़ाई कर रहे हैं। इंडिकेटर अगर आपको कंफर्म करे, लाइक एमएसीडी हो गया, बॉलिंजर बैंड हो गया, ठीक है, मूविंग एवरेज हो गया, जो भी आपका इंडिकेटर्स है, ये सारा चीज आपको कंफर्म करे, ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट है। स्केल दी साइज हायर इफ दी कंफर्म, साइज स्केल दी साइज, अगर साइज अच्छा है तो कंफर्म करना, हायर द कंफर्म। इफ दे डोंट कंफर्म गो अहेड विद ओरिजिनल प्लान। मतलब अगर इंडिकेटर आपको कंफर्म कर दिया ना, तो आप अपना ट्रेड का साइज बढ़ा दो। इंडिकेटर से क्या है, सपोज मैं आपको अभी बताऊंगा, वैसे सपोज आप 500 शेयर में ट्रेड लेना चाह रहे थे, समझ रहे सर, लेकिन इंडिकेटर आपको कंफर्म कर लिया। अगर आपने सोचा था इंडिकेटर कंफर्म है तो 500 शेयर में कंफर्म कर दो, 500 शेयर में ट्रेड ले लो, जैसा आपका टारगेट है। बट अगर इंडिकेटर आपको कंफर्म नहीं करता, देन 500 छोड़ो, 300 में शिफ्ट हो जाओ। इंडिकेटर आपको क्या हेल्प करता है जानते हो, बूस्ट करता है आपका कॉन्सेप्ट को। मतलब आप जिस तरह से ट्रेडिंग करना चाह रहे थे, सपोज आप जी एंटरटेनमेंट का ही आपको मैं बता रहा हूं, अगर आप जी एंटरटेनमेंट में 500 शेयर्स लेना चाहते थे, बट अगर आपको जी एंटरटेनमेंट 500 शेयर्स कंफर्म नहीं कर रहा इंडिकेटर, लाइक बॉलिंजर बैंड आपको कंफर्म नहीं किया, या फिर एमएसीडी आपको कंफर्म नहीं किया, जो प्लान आपको मैंने सिखाया अभी, है ना, किस तरह से एमएसीडी यूज करना चाहिए और किस तरह से बॉलिंजर बैंड यूज करना चाहिए, यू ऑल नो सर। बट अगर इंडिकेटर आपको कंफर्म कर दिया, इंडिकेटर कंफर्म, देन 500 ले लो। अगर इंडिकेटर अगर कंफर्म ना करे तो 500 की जगह शेयर को कम कर दो। इंडिकेटर अगर गलत है, मतलब अगर इंडिकेटर कंफर्म नहीं करता है, तो आपका ट्रेडिंग नहीं लेना है ऐसा नहीं है। आप बात को समझिए सर, इंडिकेटर अगर आपको कंफर्म नहीं करता है, आपको बस ट्रेड सेटअप को, रिस्क को कम करना है बेसिकली। मतलब आपका जो बेट साइज था, वो बेट साइज को कम कर देना है। बेटिंग साइज मतलब समझ रहे हो ना सर, 500, अगर आप 300 शेयर सोच रहे हो तो 500 कर दो। अगर 500 में नहीं हो सकता क्योंकि कंफर्म नहीं कर रहे पैटर्न मेरा, तो फिर छोड़ दो, 300 पे आ जाओ।
तो इसलिए ये वाला पॉइंट ध्यान रखिएगा सर, इंडिकेटर शुड कंफर्म, scale the size higher if they confirm, if they don't confirm go ahead with your original plan. The sub bullet points under indicators are where the twist lies. Now hypothetically imagine situation where यहाँ पर एक situations लिया गया था सर इसको लिखने के टाइम पे कि looking at buying opportunity for Karnataka Bank Limited, कौन सा कंपनी है सर, Karnataka Bank Limited, ठीक है. On a particular day Karnataka Bank has formed a bullish hammer, एक पर्टिकुलर डे में कर्नाटका बैंक में बुलिश हैमर फॉर्म हुआ. आप लोग जानते हो बुलिश हैमर क्या है, मैं फिर से नहीं दिखाना चाहता, अभी मेन पॉइंट में बात करता हूं. बुलिश हैमर एक ऐसा कैंडल है जिसपे क्या करना चाहिए, बुलिश हैमर पे क्या करना चाहिए, बाइंग के लिए जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए. अरे बुलिश हैमर एक क्या पॉजिटिव है ना, बुलिश हैमर मतलब वो कैंडल्स में इस तरह का होता है सर, ऐसे डाउन ट्रेंड में होगा और ऐसे हैमर की तरह ऐसे डाउन ट्रेंड में होता है और ऐसे हैमर क्रिएट होता है कैंडल, ठीक है, और वो आपको ऐसे ठोकेगा और फिर स्टॉक अप होने का चांसेस बढ़ जाता है. तो कर्नाटका बैंक में किसी एक पर्टिकुलर डे में मानो कि बुलिश हैमर फॉर्म हुआ है, एज्यूम एवरीथिंग टिक्स ऑन द चेकलिस्ट, सब कुछ सही है, ठीक है, और बुलिश हैमर भी है, तो क्या होगा, बुलिश हैमर इज रिकॉग्नाइजेबल कैंडलस्टिक्स, मतलब आप आराम से जा सकते हो, इट्स लाइक बुलिश एंगल्फिंग की तरह. हाँ सर, द लो ऑफ द बुलिश हैमर आल्सो कोइंसाइड विद सपोर्ट. आपको क्या देखना चाहिए कि बुलिश हैमर का जो लोएस्ट पॉइंट है वो सपोर्ट के साथ कोइंसाइड होना चाहिए, ठीक है, ये देखना है. वॉल्यूम्स आर अबव एवरेज, वॉल्यूम जो है वो एवरेज से ज्यादा होना चाहिए. देयर इज आल्सो एन एमएसीडी क्रॉसओवर, सिग्नल लाइन टर्न्स ग्रेटर देन द एमएसीडी लाइन. सिग्नल लाइन जो रहेगा आपका जितना दिन का आप यूज करोगे वो एमएसीडी से ज्यादा होना चाहिए, जो आपको मैंने एमएसीडी के सिखा के रखा सर. ओके, एक चीज देख रहे हो सर, इतना दिन से जो जो चीज आप लोगों ने पढ़ा वो सारा चीज का यहाँ पर रिकॉल हो रहा है. अगर आप याद कर पाते हो, अगर आप सारा का सारा क्लास प्रॉपर्ली फॉलो किए हो, तभी जाके आप अच्छा ट्रेडर बन पाओगे, ये तो मैं गारंटी सर लिख के दे सकता हूँ. With all 4 checklist points being ticked off, I would be very glad to buy Karnataka Bank. Hence, I place an order to let's say for 500 shares. However, अब बात को समझिए, अगर ये चारों का चारों चेकलिस्ट पॉइंट फिल हो गया ना सर, क्या क्या चेकलिस्ट पॉइंट, एक आपका कैंडलस्टिक्स पैटर्न प्रॉपर्ली जो आपको सोचा था ऐसा कुछ कैंडल हो गया, लाइक बुलिश हैमर हो गया, लाइक आपका इंगल्फिंग हो गया, मारूबोजू हो गया, तो आप जा सकते हो, बिकॉज वो एक रिकॉग्नाइजेबल कैंडलस्टिक्स है जो आप रिकॉग्नाइज करके आगे बढ़ सकते हो. बुलिश हैमर सपोर्ट के साथ कोइंसाइड होना चाहिए, बुलिश हैमर का जो लो पॉइंट है, वॉल्यूम जो है वो अबव एवरेज होना चाहिए, और एमएसीडी ये आपका क्या है, एमएसीडी फोर्थ पॉइंट इज व्हाट, फोर्थ पॉइंट इज इंडिकेटर सर, फोर्थ पॉइंट इज इंडिकेटर. बाकी सब टेक्निकल पॉइंट था और ये फोर्थ पॉइंट इंडिकेटर था. अब मानो कि 3 पॉइंट ठीक हुआ है बट इंडिकेटर मैच नहीं कर रहा है, 3 पॉइंट मैच कर गया बट इंडिकेटर मैच नहीं कर रहा है, क्या करोगे, मतलब एमएसीडी क्रॉसओवर में जो सिग्नल आपको मिलना चाहिए वो सिग्नल आपको एमएसीडी में नहीं मिल रहा है, क्या करोगे. चारों का चारों ठीक होने से क्या करना चाहिए और चारों का एक ठीक नहीं होने से, स्पेशली इंडिकेटर अगर मैच नहीं करे तो क्या ट्रेड नहीं लोगे सर. हेलो, अरे बोलो सर बोलो सर. अगर चारों चेकलिस्ट सही बन जाए तो 500 शेयर में ट्रेड ले लो. अगर मानो 3 चेकलिस्ट सही हुआ है बट इंडिकेटर कंफर्म नहीं हो रहा है, नॉट सेटिस्फाइड, व्हाट डू यू थिंक शुड आई डू, आई वुड स्टिल गो अहेड एंड बाय, बट इंस्टेड 500 आई वुड प्रोबेबली बाय 300. अगर इंडिकेटर आपके साथ नहीं है तो आप थोड़ा सा रिस्क कम कर दो, थोड़ा आपका बेटिंग जो है उसको कम कर दो. कुछ समझ में बात आ रहा है साहब. हेलो, क्लियर हो रहा है, बताओ सर. हाँ अनिमेश, रोशनी, ज्योति, है दादा. क्लियर हो रहा है ना. ये सभी चीजें हम लोग पढ़ के आए हैं, अभी बस क्या कर रहे हैं, सारा का सारा चेक लिस्ट को एक जगह में लिस्ट डाउन कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए आपको ट्रेड सेटअप करने के लिए. सपोज वॉल्यूम मैच किया, बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा आप लोगों को मार्केट के साथ. बुलिश हैमर फॉर्म किया, लो ऑफ बुलिश हैमर सपोर्ट के साथ कोइंसाइड किया, वॉल्यूम अबव एवरेज हो रहा है, एमएसीडी क्रॉसओवर मैच किया है. अगर चारों का चारों ठीक है तो एकदम 500 शेयर में ही ट्रेड ले लो. बट अगर चारों में से सिर्फ 3 चेकलिस्ट पॉइंट मैच किया है और एक नहीं कर रहा है, क्या करोगे, इंडिकेटर मैच नहीं किया, 500 की जगह 300 कर दो. बट ऐसा नहीं कि ट्रेड सेटअप छोड़ देना है, ऐसा नहीं कि ट्रेड सेटअप छोड़ देना है. तो पॉइंट क्या है, this should hopefully convey to you how I tend to use the indicators. When indicators confirm, I increase my bet size, but when indicators don't confirm, I still go ahead with my decisions to buy, but I scale down my bet size. Simple बात है.
जब इंडिकेटर्स काम करेगा बेट ज्यादा करना है, जब इंडिकेटर्स काम ना करे बेट को कम कर देना है. However, I do not do this with the first three checklist point. For example, if the low of the bullish hammer does not coincide in around the support, अगर बुलिश हैमर जो लो, बुलिश हैमर कहाँ फॉर्म होता है, किसी भी पैटर्न के डाउन में बुलिश हैमर ऐसे फॉर्म हो जाएगा और फिर वो क्या करता है, डाउनफॉल को फिर से अप ट्रेंड करता है. ये एक रिकॉग्नाइजेबल कैंडलस्टिक्स है. ठीक है, कोई भी कैंडलस्टिक्स ले सकते हो सर, बहुत सारा कैंडलस्टिक्स पढ़ चुके हैं आप लोग. 3 चेकलिस्ट पॉइंट में ध्यान से बात को सुनो कि बुलिश हैमर, उसका जो सेकेंड पॉइंट था चेकलिस्ट का, कि बुलिश हैमर का जो लो पॉइंट है वो सपोर्ट के साथ कोइंसाइड होना चाहिए. देन आई विल रियली रिकॉन्सिडर माई प्लान टू बाई दी स्टॉक. मतलब अगर ये सेकेंड चेकलिस्ट अगर मैच नहीं करता ना, बिकॉज वो इंडिकेटर नहीं है, बुलिश हैमर का लो पॉइंट सपोर्ट के साथ है या नहीं, बुलिश हैमर का लो पॉइंट सपोर्ट के साथ है या नहीं, इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा एक बार फिर से कि अगर बुलिश हैमर का लो पॉइंट सपोर्ट के साथ मैच नहीं कर रहा है, इन दैट केस आपको एक बार रिकंसिडर करना चाहिए कि क्या स्टॉक बाय करना चाहिए. इनफैक्ट आई मे स्किप द अपॉर्चुनिटी एंड लुक फॉर अनदर अपॉर्चुनिटी, but I do not treat the indicators with the same conviction. It is always good to know what indicators convey, but I don't base my decisions on that. Indicators के base पे decisions मत लेना. If the indicators confirm, I increase the bet size only. If they don't, I still go ahead with my original game plan. Last में फिर से एक बार समरी करता हूँ आपको. जो 4 पॉइंट है मेनली, आपको क्या क्या देखना चाहिए अपडेटेड चेकलिस्ट में. रिकॉग्नाइजेबल कैंडलस्टिक्स पैटर्न देखना चाहिए, जो आप लोग सारा का सारा कैंडलस्टिक्स प्रैक्टिकली करके आए हो. आपको देखना चाहिए कैंडलस्टिक्स सपोर्ट के साथ, सपोर्ट रेजिस्टेंस चैप्टर एक बार फिर से रिकॉल करो सर. सपोर्ट रेजिस्टेंस चैप्टर एक बार फिर से रिकॉल करो. अगर आप बाई करना चाहते हो ना तो आपके लिए सपोर्ट इंपॉर्टेंट है, और अगर आप शॉर्ट सेल करना चाहते हो तो आपके लिए रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है. पॉइंट टू बी नोटेड कि आप शॉर्ट सेल करोगे तो आपका कॉन्सेप्ट ऐसा होगा, अगर आप लॉन्ग, मतलब सिंपल बात है, शॉर्ट के लिए एक कॉन्सेप्ट, लॉन्ग के लिए एक कॉन्सेप्ट. ओके, तो लॉन्ग के लिए चाहिए आपको सपोर्ट, शॉर्ट के लिए आपको चाहिए रेजिस्टेंस. तो अगर आपका हैमर का लो पॉइंट सपोर्ट के साथ मैच करता है, ये बहुत वाइटल है. सपोर्ट के साथ आपका बाइंग, मतलब जो इंडिकेटर्स है, सॉरी कैंडलस्टिक्स है, वो मैच करना जरूरी है. और वॉल्यूम आपका अबव एवरेज होना चाहिए, जो हमेशा जरूरी है सर बाई सेल के टाइम पे. लेकिन एमएसीडी आपका इंडिकेटर है, इंडिकेटर मैच ना करे फिर भी पोजीशन लिया जा सकता है, पर बेट साइज लो कर दो, 500 की जगह 300 शेयर कर दो. बट बाकी 3 पॉइंट मैच कर जाए तो एकदम चुपचाप चल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है. बट अगर बाकी तीनों में से सपोज मानो सेकेंड पॉइंट मैच नहीं किया, तब ऑब्वियसली रीथिंक करने का टाइम आ गया कि शायद आपको स्टॉक नहीं लेना चाहिए. बिकॉज ये जो 3 पॉइंट है ना, एवरेज वॉल्यूम होना, रिकॉग्नाइजेबल कैंडल फॉर्म होना, और जो भी आपका रिकॉग्नाइजेबल कैंडल फॉर्म होता है उसके हिसाब से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कोइंसाइड होना, ये तीनों चीज एक साथ होना बहुत जरूरी है. इंडिकेटर एक्स्ट्रा है सर, इंडिकेटर में बेट साइज बढ़ता है घटता है, सिर्फ इंडिकेटर के बेसिस में कभी भी डिसीजंस नहीं लेना चाहिए. डिसीजंस अगर चारों पॉइंट मैच कर जाए, ऑलवेज गो, ऑलवेज विन विन. ये चारों पॉइंट मैच करे तो विन विन सिचुएशन. सर अगर 3 पॉइंट मैच करता है, 4 पॉइंट मैच नहीं करता, 4th पॉइंट, तो भी विन विन है, बट बेट साइज कम करना है. बेट साइज अगर 500 शेयर सोच रहे थे, अब 300 शेयर कर दो या 200 शेयर कर दो. सर अगर पहला 2-3 पॉइंट मैच नहीं करता, डोंट टेक ट्रेड, डोंट टेक पोजीशंस, डोंट टेक पोजीशन सर. अगर पहला 3 पॉइंट मैच नहीं करता है प्रॉपरली किसी भी पोजीशंस पे, तो कभी भी आपको पोजीशंस नहीं लेना चाहिए, आपको दूसरा कोई ट्रेडिंग ऑप्शन ढूंढना चाहिए. बोलो सर, बात कुछ समझ में आ रहा है? हेलो, आज बहुत कुछ देखे सर प्रैक्टिकली. आप लोगों ने बॉलिंजर बैंड देखा, ठीक है, एमएसीडी को रिकॉल किया, ठीक है, और साथ में चेकलिस्ट पॉइंट भी देखा. अभी चेकलिस्ट को यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपके मन में सवाल चल रहा है सर कि चेकलिस्ट को प्रॉपरली यूज करने के लिए हमें क्या करना है. आपको एक सजेशन दूं सर, आप सबसे पहले ना सारा का सारा अभी तक जितना सारा ऑलमोस्ट 17-18 क्लास हो गया है टेक्निकल का, मजाक नहीं कर रहा है, ये 18th क्लास है टेक्निकल का. आप टेक्निकल का सारा क्लास को एक बार गो थ्रू करो अगर हो सके तो, स्पेशली कैंडल्स का क्लासेस, ओके, वॉल्यूम का क्लासेस, मूविंग एवरेज का क्लासेस, ये सब तो एक बार प्लीज रिकॉल करो. रिकॉल करके कोई भी स्टॉक लो, निफ्टी लो, जो लेना है लो, लेके आप चेक करो, सारा का सारा चेकलिस्ट पॉइंट को पुट करो, सारा का सारा चीज आपको यहाँ पर दिख जाएगा.
देखो सर सॉफ्टवेयर में सब कुछ है, कैंडल देखना है कैंडल देखो, ठीक है, जो देखना है, जो आपको देखना है सब हटाता हूं मैं अभी, ठीक है, ओनली कैंडल देखना है, सिर्फ कैंडल चेक करो, ठीक है, कैंडल के बेसिस में पहले देखो, मूविंग एवरेज चेक करो, ठीक है, फिर आप क्या बोलते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस चेक करो, सब कुछ चेक करो। चेक करने के बाद आप सारा का सारा चीजों को एक साथ करने के बाद आपको ना ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस हो जाएगा, आपको ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस होता जाएगा सर। इन आवर नेक्स्ट क्लास, अच्छा अभी एक चीज मैं बताना भूल गया, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्लास में तो मैं आपको एक स्पेशल पॉइंट पढ़ाऊंगा ही, साथ में ये जो की टेकअवेज फ्रॉम दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या देखा, अगर मैं आपको रिकॉल कराऊं, इस पर्टिकुलर चैप्टर में MACD इज अ ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम, MACD कंसिस्ट ऑफ 12 डे 26 डे EMA, MACD लाइन इज अ 12 दिन का EMA और माइनस करते हैं 26 दिन का EMA, ये सब पढ़ के आए हैं सर, जिन्होंने मिस किया प्लीज गो थ्रू एक बार। सिग्नल लाइन इज द 9-day SMA of the MACD line, a crossover strategy can be applied between MACD line and the signal line, सब पढ़ के आए हैं डिटेल्स में। Bollinger Band captures the volatility, it has a 20-day average, simple average, +2 standard deviation, -2 standard deviation। स्टैटिस्टिक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज भी कैसे होता है वो भी आज हम लोगों ने देख लिया। वन कैन शॉर्ट व्हेन करंट प्राइस इज एट +2 SD, आपको तब शॉर्ट करना चाहिए जब करंट प्राइस पॉजिटिव स्टैंडर्ड डेविएशंस में है, विद एन एक्सपेक्टेशन दैट प्राइस फिर से एवरेज में आ जाएगा। वन कैन लॉन्ग व्हेन करंट प्राइस नेगेटिव स्टैंडर्ड डेविएशंस के साथ में है, एक्सपेक्टेशन क्या है कि प्राइस फिर से एवरेज में पहुंच जाएगा। Bollinger Band works well in sideways market, in a trending market BB's envelope expands, जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है या तो बुलिश या तो बियरिश, बॉलिंजर बैंड एनवेलप फॉर्म करता है एंड जनरेट मेनी फॉल सिग्नल्स, बहुत फॉल सिग्नल्स भी जनरेट करते हैं। बॉलिंजर बैंड जब भी एनवेलप फॉर्म करे आपको क्या हो जाना चाहिए सर, चौकन्ना हो जाना चाहिए कि मार्केट में कुछ होने वाला है, मार्केट में कुछ होने वाला है सर। आपको मैंने ये सब चीज अभी बता के भी रख दिया। 10 पॉइंट, इंडिकेटर्स आर गुड टू नो, इंडिकेटर्स जानना बहुत जरूरी है, बट इट शुड नॉट बी ट्रीटेड एज द सिंगल सोर्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। कभी भी इंडिकेटर्स ओनली सिंगल सोर्स ऑफ डिसीजंस नहीं हो सकता, इंडिकेटर्स लास्ट में आता है सर। इंडिकेटर्स में आपका बेट साइज बढ़ता है, ठीक है सर। अगर एक अच्छा ट्रेडर बनना है ये सब चेकलिस्ट पॉइंट को ध्यान में रखिएगा और यूज कीजिएगा, तभी क्या होगा, गलती का चांसेस कम होगा, लॉस में जाने का चांसेस भी कम हो जाएगा। और एक बात मैं हमेशा बोलता हूं, आपका फंडामेंटल्स ऑफ स्टॉक मार्केट भी स्ट्रॉन्ग कीजिए और साथ में टेक्निकल को भी कीजिए, तो आप हमेशा बेहतर पोजीशंस पे रहोगे। ओनली टेक्निकल आपको मुश्किल में डाल सकता है और आप कहीं अपॉर्चुनिटी मिस कर सकते हो, बट साथ में अगर फंडामेंटल भी स्ट्रांग हो जाए अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होगा। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस सम इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट स्टॉक मार्केट, जो शायद इंडिकेटर्स नहीं है बट ये सब एक्स्ट्रा नॉलेज आपको बहुत हेल्प करेगा। फिबोनाची रिट्रेसमेंट, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, बहुत मजा आएगा सर। अच्छा बोलो सर, শুভ শুভ এতক্ষণ পর জয়েন করেছিস তুই? হ্যাঁ দাদা একটু ব্যস্ত ছিলাম। আচ্ছা, আজ খুব ভাইটাল জিনিস শিখলাম, বলিঞ্জার ব্যান্ড শিখলাম আজকে। ও আচ্ছা, বলিঞ্জার ব্যান্ড উইথ MACD পরে দেখে নেবো তাও একবার। একবার দেখে নিস বাবু। জিনিসগুলো হ্যাঁ মানে জিনিসগুলো রিপিট হয়ে যাবে। हर एक चीज एक बार फिर से रिपीट करो, बहुत जरूरी है सर। हाँ ज्योति, अनिमेश बोल, समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर समझ आ रहा है। विक्रांत समझ में आ रहा है? अभी समझ में आ रहा है कि कैसे कॉल जनरेट हो सकता है, कैसे टारगेट फिक्स हो सकता है? हाँ ठीक है, यही करता है लोग, जो लोग मार्केट में करते हैं। आप लोग भी प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग भी कर पाओगे, किसी और के लिए ना करो खुद के लिए भी कर सकते हो, बस प्रैक्टिस बढ़ाओ सर। मैं जो आप लोग अभी भी टेलीग्राम में डिटेल्स मतलब डिस्कशन कर ही नहीं रहे हो, इसमें तो मैं बहुत गुस्सा हूँ सर। टेलीग्राम में मैं आप लोगों को कितना सारा काम दिया, आप करते ही नहीं। कोई भी एक कंपनी चूज करो, उसका बॉलिंजर बैंड का डिस्कशन करो सर टेलीग्राम पे, निफ्टी का ही कर लो रिसेंट ट्रेंड में, या फिर जी का कर लो, जो भी कंपनी पसंद है करो ना, सबको ही अपना अपना बात रखो। ओके सर, आप मुझे एक स्टॉक बोलो और मैं फंडामेंटल्स पे थोड़ा थोड़ा करेगा। फंडामेंटल्स पे एक कोई फंडामेंटल स्टॉक चूज करा दो ज्योति को। सुबह कोई भी एक स्टॉक बोल, ज्योति उस पर उसका फंडामेंटल चूज करके बताएगा। क्या रिक्वायरमेंट है? सोना कॉमस्टार। सोना कॉमस्टार, BLW सोना कॉमस्टार, ये बहुत अच्छा स्टॉक है, बहुत अच्छा स्टॉक है। जब इसका IPO आया था
आईपीओ के टाइम पे ही मैंने बोला था ये स्टॉक बहुत दूर जाएगा। अब देखना ग्रुप में लिखा भी हुआ है आईपीओ सोना कॉमस्टर में, मतलब अगर व्हाट्सएप ग्रुप चेक करोगे। हाँ विक्रांत बोलो। कुछ नहीं सर, वो मदरसा से ही बोले थे। मादरसन सुमी, ओके। ज्योति, दो दो स्टॉक मिल गया मादरसन सुमी और डीएलडब्ल्यू सोना कॉमस्टर, ठीक है। फंडामेंटल रेडी करना और टेलीग्राम में डिस्कस करना। नॉट जस्ट ज्योति, सभी को बोल रहा हूँ, ठीक है। ज्योति ने बोला मतलब ऐसे नहीं ज्योति ही करेगा, सभी को ही करेगा। सेक्टर হয়ে গেল তো দাদা। ठीक है कोई बात नहीं, दूसरा सेक्टर्स को भी आप लोग करो। सुबह को कुछ और देता हूँ, अरे सुबह के लिए कोई काम दो रे। सुमित, सुबह के लिए कोई कंपनी ढूंढ के दे। বল সুমিত। আইপিও কি? আইপিও দাদা আইপিও বাজাজের आईपीओ, নতুন যে बजाज का आईपीओ आ रहा है। আরে পাগল, আমাকে কি ওই রেড হিয়ারিং প্রসপেক্টাস পড়াবি অতটা? আমার আর কি কাজ নেই, এমনি ফান্ডামেন্টাল বল, টেকনিক্যাল বল, আমি দেখে দিচ্ছি। আমাকে রেড হিয়ারিং প্রসপেক্টাস পড়াস না, প্রচুর টাইম লাগে। अच्छा প্লিজ ठीक দাদা, है। প্রয়াসটা हाँ করতে बोलो। পারলাম এই। आदित्य बिरला सन लाइफ का भी आईपीओ इशू होगा ना? आदित्य बिरला सन लाइफ का आईपीओ इशू आ रहा है सर। चलो विक्रांत को एक काम देता हूँ सर, आदित्य बिरला सन लाइफ का डीआरएचपी रीड करके बताओ तो सर कैसा होगा कंपनी। विक्रांत, सुमित, सभी को बता रहा हूँ, ठीक है। দাদা টাটা কনজিউমার প্রোডাক্টও দেখছি তাহলে আমি। हाँ देख ताले तुई टाटा টাটা कंज्यूमर प्रोडक्ट consumer- देख, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट देख। अनिमेश क्या देखेगा? अनिमेश का आवाज नहीं आ रहा। ठीक है क्या सर, देखे बताइए आप। आप ही बताओ ना। सब कुछ मैं क्या बताऊं, आप लोग काफी कुछ सीख गए हो। अब कुछ चीज आप लोग भी खुद चूज किया करो, तभी तो समझ में आएगा कि क्या सीखने को मिला। इतना डिटेल्स में पढ़ाई चल रहा है। अनिमेश को क्या काम दिया जाए? अनिमेश तू एक काम करना, जी एंटरटेनमेंट का फ्यूचर के बारे में बताना। मतलब ये देखना है कि जी एंटरटेनमेंट में और कितना फ्यूचर ग्रोथ है। सोनी के साथ मार्ट जो है ना, ठीक है। हाँ सर। तो उसका पूरा ठीक डिटेल्स है, ठीक चाहिए और फिर उसके बारे में ठीक है। कल क्लास में बात करेंगे। ऐसे मैं सोनी और जी के बारे में कल बात करूंगा फंडामेंटल पे। होगा सर, होगा। ठीक है, ओके सर। ठीक है सर। चलो ओके, फिर बाय आज सर। इतना ही है, टाटा। ठीक। রাখছি দাদা। ओके सर, टाटा, बाय सर। बाय बाय सर। सर। বাই দাদা।